चैप्टर 471 इकलौती गांठ। स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट ने जियाओ यी के लिए पहले से ही एक बढ़िया रहने की जगह का इंतजाम कर लिया था। और बड़ों के ट्रीटमेंट का मजा लो। इस समय जियाओ यी की हवेली के बाहर सफेद कपड़ों वाली औरत दरवाजे के सामने बड़े बुजुर्ग के साथ खड़ी थी। उसका चेहरा थोड़ा बदसूरत था। बच्चा कब से अंदर है? सफेद कपड़ों वाली औरत ने गहरी आवाज में पूछा। बुजुर्ग ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, 5 दिन और 5 रात हो गए हैं। मैंने न कुछ खाया है न पिया है, बस एक अजीब सी हालत में हूँ। सफेद कपड़ों वाली औरत ने गंभीरता से कहा, क्या तुम्हें वह इंसान मिल गया जिसे तुम ढूंढ रही थी? हाँ, बुजुर्ग ने सिर हिलाया। हवेली के अंदर जियाओ यी अकेले हल्के से बैठा था और पूरी हवेली शांत थी। माहौल भारी और दबाव वाला है। एक आदमी अचानक धीरे धीरे चला। असल में यह बेशान काउंटी में स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट का ग्रेट एल्डर था। लिटिल जियाओ यी, ग्रेट एल्डर ने पुकारा। जियाओ यी ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया, बस सोचता रहा। एल्डर ने भौहें चढ़ाई और कहा, बेटा, मैंने सुना है तुम थोड़े कंफ्यूजड हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर कोई योद्धा लंबे समय तक इस तरह की भावना में फंसा रहता है तो उसे आसानी से एक डेमन और यहाँ तक कि एक हार्ट डेमन भी हो जाएगा। यह मार्शल आर्टिस्ट की ट्रेनिंग के लिए बहुत नुकसानदायक है। कितना नुकसान? जियाओ यी ने आखिरकार अपना मुंह खोला। ग्रैंड एल्डर ने भौहें चढ़ाई। कम से कम कल्टीवेशन बेस तो नहीं बढ़ रहा है और मार्शल आर्ट्स का रास्ता रुका हुआ है। क्या यह यी लाओ जैसा है? जियाओ यी ने बीच में ही टोक दिया। ग्रेट एल्डर हैरान रह गया। जियाओ यी के अकेलेपन और उलझे हुए एक्सप्रेशन को देखकर एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। काफी देर बाद बुजुर्ग ने फिर कहा, बेटा, मुझे पता है कि तुम खुद को दोष दे रहे हो, लेकिन असल में। जियाओ यी ने बीच में ही टोकते हुए कहा, अगर मैंने अपने रास्ते पर जाने की जिद नहीं की होती और यी लाओ को आने के लिए मजबूर नहीं किया होता तो आज जो हुआ वह कैसे होता? इससे ये बेहोश और खतरे में कैसे पड़ सकता है? ओह, बुजुर्ग ने आह भरी, तुम्हारा दाव दिल हमेशा से चट्टान की तरह मजबूत रहा है। जहां तक तुम्हारी बात है, इस तरह की बात तुम्हें इतना कंफ्यूज और इतना डिप्रेस्ड नहीं करेगी। तुम्हें बस खुद को शर्मिंदा करना है। शर्मिंदा? जियाओ यी थोड़ा अकेला लग रहा था। मैं बस सच कह रहा हूँ। मैं बेकार में काई यी लाओ के दिल का बदला लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसके लिए गांठ नहीं खुली है। लेकिन बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया और गहरी आवाज में बीच में टोकते हुए कहा, अगर मैंने तुमसे कहा तो यह रास्ता असल में 11 ने चुना था। अगर मैंने तुमसे कहा तो क्या 11 को उम्मीद होगी? ओह, बुजुर्ग ने फिर से गहरी सांस ली। असल में कुछ बातें ऐसी थीं जिन्हें मैं तुम्हें बताने का प्लान नहीं बना रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं यह नहीं कह रहा कि यह नामुमकिन है। हाँ, जियाओ यी ने अपना सिर घुमाया और सीधे बड़े बुजुर्ग की तरफ देखा। बुजुर्ग चुप रहे, सोचते हुए। काफी देर बाद उन्होंने कहा, असल में 11 की गांठ बहुत पहले ही सुलझ गई थी। जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई और कहा, बड़े बुजुर्ग को मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। बाई मोहन मरा नहीं है और उसके बदले की खबर भी नहीं आई है। यी लाओ की गांठ कैसे सुलझ सकती है? नहीं, तुम गलत हो, बड़े बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा। जब तुम बेशान काउंटी में थे, जब तुम ईस्ट डेसोलेट बीस्ट टाइड गए थे, वह गुत्थी तो पहले ही सुलझ चुकी है। हाँ, जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई। बड़े बुजुर्ग ने सिर हिलाया और कहा, उस समय उसने मुझसे कहा था कि एक गुरु के तौर पर इंसान को कर्म का उपदेश देना और सिखाना चाहिए। उसने पहले ही सब कुछ अरेंज कर लिया है। वह तो तुम्हारे ईस्टर्न डेसोलेट बीस्ट क्राउड से लौटने से पहले स्वॉर्ड सेक्ट छोड़ने का भी प्लान बना रहा है। फिर खुद रॉयल कैपिटल वापस जाकर पुरानी बातों का बदला लेना। बस बात यह है कि ईस्ट डेसोलेट बीस्ट टाइड में तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। सबने सोचा कि तुम मर गए हो, इसलिए उसने स्वॉर्ड सेक्ट छोड़ दिया और तुम्हें बहुत देर तक ढूंढता रहा, जिससे उसकी जान बच गई। उसके बाद अगर तुम बहुत देर तक नहीं मिले तो उसने भी हार मान ली। मेरा इरादा पूरी तरह से कैपिटल लौटने और बदला लेने का है। बड़े बुजुर्ग ने सीधे जियाओ यी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें बाद में पता चलेगा कि क्या हुआ था। रॉयल कैपिटल लौटने के कुछ ही समय बाद खबर आई कि तुम बेशान काउंटी में मरे नहीं हो। तुमने बाद में स्वॉर्ड मास्टर ऑर्डर को भी एक्टिवेट कर दिया, जिससे पूरे स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट में बहुत हलचल मच गई। उस समय तुम्हारे मरने से पहले उसने अचानक बदला लेने का ख्याल छोड़ दिया। जब तुम रॉयल कैपिटल में दिखोगे तो मैं हमेशा चुपके से तुम्हारा पीछा करूंगा। बड़े बुजुर्ग ने एक ही सांस में बात खत्म कर दी। जियाओ यी का चेहरा थोड़ा हैरान था और वह खुद से बुदबुदाया, दाव का प्रचार करो, प्रोफेशन सिखाओ, सब कुछ अरेंज करो। बुरा नहीं, बुजुर्ग ने सिर हिलाया। 11 तारीख को तुम्हें जो स्वॉर्ड क्यूई दी गई थी वह बेकार रही। हाँ, जियाओ यी ने जवाब दिया। तुम इसे जाने दो और देखो। बड़े बुजुर्ग हल्के से हंसे। जियाओ यी ने त्योरियां चढ़ाई। उसकी उंगलियां सिकुड़ गईं। अचानक तलवार की एक आभा उभरी। यह यी लाओ की तलवार वाली आत्मा है। तुम इसे देखो, बड़े ने कहा। जियाओ यी ने शब्द सुने और वैसा ही किया। यह पहली बार था जब उसने यी लाओ की जियान क्यूई को गंभीरता से महसूस किया था। यी लाओ की तलवार वाली आत्मा सच में बहुत मजबूत है। उसे याद आया कि यी लाओ ने पहले क्या कहा था, यह तलवार की एनर्जी तुम्हारी जान बचा सकती है, चाहे कभी भी और कहीं भी हो। शियाओ यी की समझ में इस तलवार के ऑरा की ताकत हेवनली ओरिजिन रियल्म के पीक से भी ज्यादा थी। हाँ, शियाओ यी का एक्सप्रेशन अचानक बदल गया। तलवार के ऑरा में मौजूद जबरदस्त ताकत के अलावा असल में कुछ और भी है। दाजी जाई केंडो। शियाओ यी का एक्सप्रेशन चौंक गया। हाँ, तलवार के ऑरा में दाजी जियान दाओ की विरासत का एक निशान छिपा है। बेशक यह पूरी विरासत नहीं है, यह सिर्फ केंडो इनसाइट का एक निशान है जो यी लाओ का है। इस समय शियाओ यी को सब कुछ समझ आ गया। सो कॉल्ड प्रीचिंग और टीचिंग प्रोफेशन। प्रीचिंग जाहिर है तब थी जब वह गुफा के गहरे दायरे में नहीं गया था। मार्शल आर्टिस्ट के आम से ताओ स्टेज में जाने से पहले यी लाओ ने उसे उपदेश दिया और प्रैक्टिस करने के लिए गाइड किया। सिखाने के दौरान यी लाओ को सभी स्किल्स सिखाई जाती हैं और वह केंडो में कंफर्टेबल हो जाता है। हालांकि केंडो की समझ का बस थोड़ा सा ही अंदाजा है, लेकिन यह एक 20 के बराबर है। जब जियाओ यी को यह मिला तो वह सीधे इस तरह के केंडो को समझ सका। बेशक यह लेवल शायद यी लाओ के पास मौजूद केंडो नॉलेज के 1% से भी कम है। हालांकि भविष्य में खुद को समझने और केंडो लेवल को बढ़ाने वगैरह से वह दाजिजियान केंडो को लगातार परफेक्ट कर पाएगा। एक दिन वह यी लाओ के लेवल तक पहुंच जाएगा या उससे भी आगे निकल जाएगा। यी लाओ की पर्सनैलिटी हमेशा से ऐसी रही है कि मास्टर दरवाजा दिखाता है और उसकी प्रैक्टिस हर व्यक्ति पर निर्भर करती है। इसके अलावा बेशान काउंटी में स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट में यी लाओ ने पहली बार उन मॉन्स्टर इनर एल्केमी और बहुत सारे स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने तैयार किए। असल में यह टीचर सेरेमनी है। 8 ड्रैगन बर्निंग स्टोव टीचिंग सेरेमनी है। यी लाओ ने सब कुछ पहले ही अरेंज कर लिया है। जियाओ यी की नजर अचानक धुंधली हो गई और उसने हल्के से फुसफुसाया, ओल्ड यी।
बगल में खड़े बड़े बुजुर्ग ने कहा, अब तुम्हें समझ जाना चाहिए। 11 के स्किल्स और तरीकों से असल में वह बहुत पहले बदला लेने के लिए कैपिटल लौट सकता था। बाई मोहन को मारना बहुत बड़ी बात है, और अगर उसे ताकतवर राजा से कभी न खत्म होने वाला बदला लेना पड़ा तो वह मर जाएगा। लेकिन बहुत पहले उसकी गांठ खुल चुकी थी। नहीं, सही कहूं तो बाई मोहन अब उसके दिल की गांठ नहीं है। जब उसे लगा कि तुम ईस्ट डेसोलेट बीस्ट टाइड में मर चुके हो तो वह निराश हो गया। जब उसे खबर मिली कि तुम मरे नहीं हो, तब से तुम ही उसकी अकेली गांठ हो। बदले की तुलना में वह तुम्हें चुपके से बड़ा होते हुए देखने को ज्यादा तैयार है। जैसा कि बड़े ने कहा, उसने डांटा, तुम ऐसे दिखते हो, अगर वह देखेगा तो निराश हो जाएगा। मैं जियाओ यी का दम घुट गया और वह अचानक मुस्कुराया, महान बड़े ने कहा, और हंसे। बच्चे ने बस कुछ दिन आराम किया, कुछ दिन सोचा, मैं ही लाओ को कैसे निराश कर सकता हूँ। यह सब वाल्किरी के दायरे के बारे में है। जियाओ यी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसकी आंखें पक्के इरादे से भर गईं, मैं आखिरकार वहां पहुंच जाऊंगा। इसके अलावा शायद तुम भविष्य में जल्दी जागने और बूढ़ा होने का कोई तरीका ढूंढ सको। चरम पर कदम रखो और भी ताकतवर तरीके होंगे। मेरी काबिलियत से यह नामुमकिन नहीं हो सकता। जियाओ यी के मुंह के कोने पर फिर से पहले वाली कॉन्फिडेंट मुस्कान आ गई। इसी समय हवेली के बाहर बाई बिंगक्सू तेजी से चली। जियाओ यी, मास्टर चाहते हैं कि तुम बांस के जंगल में जाओ। ठीक है, जियाओ यी ने सिर हिलाया। एक और सेकंड। चैप्टर 472 आइस एज कॉन्फ्रेंस। बांस का जंगल पवेलियन। सीनियर जियान जी, जियाओ यी ने सफेद कपड़ों वाली औरत को सलाम किया। जब मैंने पहली बार सफेद कपड़ों में एक औरत को देखा तो जियाओ यी का मन दूसरी चीजों के बारे में सोचने का नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे जल्दी बूढ़ा होने का डर था। इस बार तुम्हें देखकर जियाओ यी थोड़ा हैरान हुए बिना नहीं रह सका। औरत खूबसूरत। मैं इसे कैसे बताऊं? पहली नजर में यह कमाल का लगता है। दूसरी नजर में बेमिसाल चेहरे के नीचे घुटन महसूस हुई। खूबसूरती दम घूंटने वाली है। कोई भी अपोजिट जेंडर का हो, मुझे डर है कि एक नजर के बाद वे कभी अपनी आंखें नहीं हटा पाएंगे। भले ही उसका चेहरा बहुत ठंडा हो, अगर वह उसे कुछ और बार देख ले तो लोग एकदम जम जाएंगे। बेशक जियाओ यी को जिस चीज ने सच में हैरान किया वह यह लेजेंड था जो सैकड़ों साल तक जिंदा रहा। जिंदगी की बात करें तो जहां तक एक्सट्रीम दायरे की बात है, जियाओ यी पूरी तरह से साफ नहीं है। लेकिन आम लोगों के लिए यानलॉन्ग कॉन्टिनेंट में आसमान और धरती और से भरे हुए हैं, और आम लोगों के लिए 100 साल जीना मुश्किल नहीं है। जहां तक उन योद्धाओं की बात है जिन्होंने गुफा के गहरे दायरे में कदम रखा है और आम से हटकर ताऊ में आ गए हैं, वे आसानी से 100 साल से ज्यादा जी सकते हैं। यहां तक कि कुछ युआनजिंग मार्शल आर्टिस्ट जिनके पास गहरी साधना का आधार है, वे भी ज्यादा जी सकते हैं। बेशक यह दुनिया बहुत रोमांचक है, फिर भी बहुत खतरनाक है। शहर के बाहर जंगल में अनगिनत बाघ, भेड़िए और जानवर हैं। पहाड़ों के घने जंगलों में राक्षस बेकाबू हैं। राक्षसों को छोड़कर योद्धाओं को अनुभव करने और साधना करने के लिए जिन अलग अलग खतरों का सामना करना पड़ता है, वे भी अनगिनत हैं। या औसत दर्जे का जीवन, या फिर धमकाया जाना। या तो कड़ी मेहनत करो, मार्शल आर्ट्स में सफल हो जाओ और मशहूर हो जाओ, या बीच में ही गिरकर मर भी जाओ। शायद इस दुनिया में ज्यादातर लोगों की जिंदगी या किस्मत यही है। घर के पास औरत ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, मुझे ऐसे देखो, तुम क्या करते हो? जियाओ यी थोड़ा मुस्कुराई और बोली, मुझे तो सीनियर ही सुंदर लगती है। औरत मजाकिया अंदाज में मुस्कुराई, जहां तक मुझे पता है तुम्हारे आसपास बहुत सी शानदार औरतें आई हैं और तुम्हें इन चीजों में कभी आधी भी दिलचस्पी नहीं रही। मुझे डर है तुम अभी जो सोच रही थी वह यह है कि मैं एक बूढ़ा राक्षस इतना लंबा क्यों जी सकता हूं, है ना? जियाओ यी का चेहरा अचानक शर्मिंदा हो गया। औरत ने एक हाथ से अपना गाल उठाया और हल्के से कहा, एनर्जेटिक, फ्रेश और कुछ चिकने होठों के साथ। आज तुम्हें बहुत कुछ समझ आ गया लगता है। जियाओ यी मुस्कुराया और बोला, हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं क्योंकि आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, इसलिए ज्यादा सोचना बेकार है। एक्शन लेना बेहतर है। कुछ दिन पहले जियाओ यी शुरू में उन चीजों के लिए खुद को दोषी मान रहा था जो आसानी से बूढ़ी हो जाती हैं, लेकिन वह बेसब्र और दुखी था। लेकिन उसने समझ लिया। वह जानता था कि उसकी जिंदगी में अभी भी कुछ बहुत जरूरी लोग हैं जो उसका इंतजार कर रहे हैं। जैसे वह। उसके पास समय नहीं है और वह एक जगह खड़ा नहीं रह सकता। वह बस आगे बढ़ते रहना चाहता है। बस समझ लो, औरत ने हल्के से चाय का कप उठाया और चाय की चुस्की ली। जियाओ यी थोड़ा हैरान हुआ। पता नहीं क्यों जियाओ यी की औरतों के प्रति दूसरी भावना आलस्य है। हाँ, आलसी। चाहे बांस के जंगल से बाहर निकलना हो, दूर से 2 बार देखना हो, आज भी आने का टाइम है। मैं हमेशा औरतों को रेलिंग पर झुककर पियानो सूंघते, नकली नींद में सोते या हल्की चाय पीते हुए देखता हूं, जो बहुत अच्छा लगता है। इस तरह का आलस लोगों को बहुत आरामदायक एहसास देता है। यही वह एहसास भी है जो लोगों को कुछ और नजरें डालने के लिए और भी ललचाता है, अपनी आंखें हटाने को तैयार नहीं। बेशक उसके सामने वाली औरत बहुत मजबूत है, जो एक ही तलवार से देश से पीछे हट सकती है और एक ही बात से तीनों बड़ी ताकतों को पीछे हटने पर मजबूर कर सकती है। जियाओ यी ने कुछ भी अंदाजा लगाने की हिम्मत नहीं की। ठीक है, चलो काम पर वापस आते हैं। इस समय औरत ने चाय का कप नीचे रख दिया, उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सीरियस था। मैं आज तुम्हें इसलिए बुला रही हूं क्योंकि यह कुछ जरूरी काम है। क्या तुमने आइस एज कॉन्फ्रेंस के बारे में सुना है? आइस एज कॉन्फ्रेंस, जियाओ यी ने थोड़ा मुंह बनाया, फिर सिर हिलाया। आइस एज कॉन्फ्रेंस हर 30 साल में एक बार। सभी पार्टियों के घमंडी लोग आ रहे हैं, यहां तक कि कई पुराने पावर हाउस भी इसमें शामिल हुए हैं। यह यानलॉन्ग कॉन्टिनेंट का सबसे मशहूर इवेंट है। हाँ, औरत ने सिर हिलाया और कहा, इस बार आइस रिम कॉन्फ्रेंसेस जल्द ही शुरू होगी। इसके अलावा बिंगक्सिन सेक्रेड फ्रूट इसी समय पैदा हुआ था, इसलिए यह आइस फेट कॉन्फ्रेंस पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और ज्यादा इंटेंस है। बिंगक्सिन सेज फ्रूट, जियाओ यी का एक्सप्रेशन चौंक गया और फिर वह बहुत खुश हो गया। बुरा नहीं है, औरत ने सिर हिलाया। बिंगक्सिन सेक्रेड फ्रूट हजारों सालों से बहुत ठंडी मीन में एक रेयर ट्रेजर है। यह हेवन और मटेरियल के 9वें ग्रेट ट्रेजर में से एक है और इसे होली फ्रूट के नाम से जाना जाता है। मार्शल आर्टिस्ट इसे ले जाएगा, कल्टीवेशन बेस बहुत बढ़ जाएगा और असर बहुत ज्यादा होगा, इसलिए ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि इस खजाने में जिंदगी और मौत का असर है। इसमें जबरदस्त जान है। यह अब स्काई वॉकर के लिए बिल्कुल सही है। बिल्कुल, औरत अचानक रुकी। मैं गारंटी नहीं दे सकती कि यह असरदार होगा या नहीं, लेकिन अगर तुम्हें यह मिल भी गया तो इससे बहुत फायदा होगा। तो इस आइस एज कॉन्फ्रेंस में क्या तुम हिस्सा लेने जा सकते हो? औरत ने पूछा। बिल्कुल, जियाओ यी ने सिर हिलाया।
वह बिंदक्सिन शेंगगो का नाम भी जानता था। यह दुनिया के सबसे दुर्लभ खजानों में से एक है। बहुत ठंडी जगह पर पैदा होने के कारण इसे फल देने में हजारों साल लगे, और नतीजे से पहले यह हमेशा बर्फ के सबसे गहरे हिस्से में होगा। इसलिए अगर तुम्हारी ताकत बहुत ज्यादा है तो इसे ढूंढना लगभग नामुमकिन है। किस्मत और किस्मत के बिना इसे पाना तो दूर की बात है। जब तक यह मैच्योर होने वाला नहीं हो जाता, यह बर्फ के सबसे गहरे हिस्से से निकलेगा, स्वर्ग और पृथ्वी की ताकत को सोखेगा और आखिर में मैच्योर हो जाएगा। क्योंकि यह मैच्योर होने से पहले बर्फ के सबसे गहरे हिस्से में रहा है, इसलिए इस पर स्वर्ग और पृथ्वी की गंदी हवा का असर नहीं हुआ है। यह बर्फ के गुणों का सार सोखता रहा है और बढ़ता रहा है, इसलिए इसमें दुनिया की लगभग सबसे शुद्ध ताकत है। इसके अलावा यह असल में स्वर्ग, मटीरियल और पृथ्वी का खजाना था और लकड़ी का गुण था, इसलिए इसमें जबरदस्त जान है। तो क्या तुम जाने के लिए मान गए? औरत हंसी। वादा जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई। सीनियर्स का क्या मतलब है? औरत ने गंभीरता से कहा, मेरा मतलब है तुम स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट की तरफ से जा रहे हो। यह कहकर औरत ने एक टोकन निकाला जो हेवन स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट मास्टर का मास्टर कमांड था। कमांडर 36 स्वॉर्ड मास्टर। उसके हाथ में स्वॉर्ड मास्टर टोकन सिर्फ जीलिंग है। मेन ऑर्डर स्वॉर्ड सेक्ट में रखा गया है, और जो औरत अब अपने हाथ में पकड़े हुए है वह स्वॉर्ड मास्टर बेशान को दिखाने वाला मेन कमांड है। अपनी सांस इसमें डालो और अपने सबलिंग को एक्टिवेट करो, औरत ने कहा। जियाओ यी का ओरिजिनल बेशान स्वॉर्ड मास्टर कमांड सेक्ट मास्टर और दूसरों ने मास्टर कमांड के जरिए बहुत पहले ही जीलिंग की सांस से मिटा दिया था। इसलिए अब जियाओ यी के स्वॉर्ड मास्टर कमांड को फिर से एक्टिवेट करना है। बस जियाओ यी को उसमें अपनी सांस फिर से डालने दो। जियाओ यी ने औरत की बातों का सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि कहा, जहां तक मुझे पता है कोई भी योद्धा आइस एज कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले सकता है। यह सही है, औरत ने सिर हिलाया। हालांकि एक बड़ी ताकत होने के नाते कुछ खास अधिकार होते हैं। स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट 5 जगहों के साथ सीधे हिस्सा ले सकता है आइस एज कॉन्फ्रेंस में। अगर तुम अपने नाम से या अकेले वॉरियर के तौर पर हिस्सा लोगे तो तुम बहुत सारी फालतू की परेशानी खड़ी करोगे। मुझे पता है कि तुम ऑर्डर नहीं लेना चाहते, लेकिन आइस रिम कॉन्फ्रेंसेस 2 महीने में शुरू होगी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास टाइम डिले है, या क्या तुम अचानक होने वाले एक्सीडेंट झेलने को तैयार हो? टालमटोल एक्सीडेंट। जियाओ यी ने त्योरियां चढ़ाई। औरत ने गंभीरता से कहा, मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ, बिंदक्सिन सीक्रेट फ्रूट बस यही एक है। अगर तुम इसे मिस कर दोगे तो मुझे डर है कि तुम सैकड़ों सालों तक दोबारा नहीं मिल पाओगे। यह कहने के बाद फैसला तुम्हारे हाथ में है। पहले और चैप्टर 473 स्वॉर्ड मास्टर। जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई और सोचा। बाई बिंदक्सियो ने कहा, आइस एज कॉन्फ्रेंस हर 30 साल में एक बार बहुत कम होती है। यह सभी तियानजियाओं के लिए मुकाबला करने का एक शानदार मौका था। यह एक शानदार इवेंट था जिस पर पूरा यानलॉन कॉन्टिनेंट ध्यान दे रहा था। बहुत ठंडी जगह पर मौके और एडवेंचर कभी खत्म नहीं होते। पिछले हर आइस एज कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेंट्स ने बहुत कुछ हासिल किया है। या तो कल्टीवेशन बेस बहुत बढ़ जाता है या खजाना मिल जाता है, सबसे बुरा तो एक्सपीरियंस में भी बढ़ोतरी होती है। ऐसा मौका अगर तुम यह जगह नहीं चाहते जियाओ यी, तो मैं मास्टर से कह सकता हूं कि वह इसे दूसरों को दे दें। बाई बिंदक्सियो ने जियाओ यी को देखते हुए कहा। जियाओ यी चुप था, वह अभी भी सोच रहा था। बाई बिंदक्सियो ने भौहें चढ़ाई और सफेद कपड़ों वाली औरत को देखा। मास्टर, मैंने सुना है कि पिछले कुछ महीनों में जी यान अक्सर राजा की राजधानी में डेमन हंटिंग पैलेस में दिखाई दिया है। यह पहले जैसा नहीं है। शायद। औरत मुस्कुराई और बीच में ही बोली, आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इस आइस एज कॉन्फ्रेंस में डेमन हंटिंग पैलेस ने साफ तौर पर आदेश दिया है कि कोई भी इन सर्विस कर्मचारी इसमें हिस्सा नहीं लेगा। अगर जी यान जाना चाहता है तो मुझे डर है कि वह सिर्फ अपने नाम से और एक अकेले योद्धा के तौर पर जा सकता है। मेरे पास कोई बड़ी ताकत का दर्जा नहीं है, अगर वह चला भी गया तो वह मुश्किल में पड़ जाएगा। हम उसे हेवन स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट का कोटा नहीं दे सकते। यह सुनकर बाई बिंदक्सु का चेहरा निराश हो गया। औरत हंसी। इसके अलावा जहां तक मुझे पता है उसने हाल ही में उससे कोई बात नहीं की है। मुझे डर है कि उसे डेमन हंटिंग पैलेस में ढूंढना मुश्किल है। यह तुम हो? औरत ने जियाओ यी को देखते हुए कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारी जियान से दोस्ती है। अगर तुम ढूंढ सको तो उसे ढूंढो। बिंगजू बहुत समय से उससे मिलने के बारे में सोच रहा है। मास्टर, आप क्या बकवास कर रहे हैं? बाई बिंगजू का चेहरा शर्मिला था। बस इतना ही कि उसने बिंगजू की जान बचाई। बिंगजू उससे एक बार मिलना चाहती है। यह कहकर बाई बिंगजू ने फिर भी उम्मीद दिखाई और जियाओ यी की तरफ देखा। जियाओ यी ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे इस बारे में पक्का नहीं पता। तुम्हें मेरे सीनियर भाई ये मिंग से पूछना चाहिए। यह कहते हुए जियाओ यी ने औरत की तरफ देखा और कहा, मुझे नहीं पता कि सीनियर किस परेशानी की बात कर रहे हैं, वह क्या है? औरत ने सिर हिलाया और कहा, यह कहना मुश्किल है, जब तुम जाओगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। शियाओ यी ने तुरंत भौहें चढ़ाई। एज ऑफ द आइस कॉन्फ्रेंस, जो हर 30 साल में एक बार होती है, बहुत लंबी होती है। शियाओ यी को इसके बारे में डिटेल में नहीं पता था और न ही उसे पता था, बस एक आम आइडिया था। एज ऑफ द आइस कॉन्फ्रेंस, जो बहुत ठंडी जगह पर होती है। बहुत ठंडी जमीन, बड़ी और बेहिसाब, सच में बंजर जमीन है जहां पूरे साल भारी बर्फ पड़ती है। बहुत ठंडी जगह यानवू किंगडम में नहीं है, या सही सी कहें तो इसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा यानवू किंगडम का है। यह बर्फ और बर्फ का पवित्र पहाड़ है, स्नो विंग्स कल्पचर फैमिली की जमीन। बर्फ और बर्फ का पवित्र पहाड़ यानवू किंगडम के सबसे उत्तरी काउंटियों में मार्शल आर्ट की पवित्र जमीन है। पूरे उत्तर की ओर जाना, बर्फ और बर्फ के पवित्र पहाड़ से गुजरना, सच में बहुत ठंडी जगह में कदम रखने जैसा है। कोई नहीं जानता कि यह बहुत ठंडी जमीन कितनी बड़ी है। अफवाह है कि एरिया के हिसाब से यह बंजर जमीन यानवू किंगडम से भी बहुत बड़ी है। लेकिन वहां कोई देश नहीं है, क्योंकि आम लोग वहां रह ही नहीं सकते। इसके बजाय वहां कई सेक्ट हैं और उनके बीच अनगिनत ताकतवर सेक्ट और सेक्ट हैं। दूसरे शब्दों में वह एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ ताकतवर योद्धा ही रहते हैं। खतरनाक, क्रूर, लेकिन उससे भी ज्यादा रोमांचक। वहां अनगिनत मौके, एडवेंचर और कुछ अनजान पुरानी चीजें भी हैं। आइस एज कॉन्फ्रेंस वहां जोंगमेन सेक्ट ने मिलकर की थी और इसने सभी तियानजियाओ और सभी मार्शल आर्टिस्ट को जाने के लिए अट्रैक्ट किया। शियाओ यी चुप रहा, सोचता रहा। यह देखकर औरत ने कहा, लड़के, मुझे पता है कि तुम ऑर्डर नहीं लेना चाहते। तुम्हारे और सेक्ट के बीच अभी भी बहुत गैप है। लेकिन इन बातों के बावजूद आपके पास स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड डेमन की विरासत और पहले के सबसे ताकतवर तलवार मास्टर की मार्शल आर्ट की जानकारी है। यह सच है।
पहले के सबसे ताकतवर तलवार मास्टर की जिम्मेदारी है कि वह अगले सबसे ताकतवर तलवार मास्टर को ढूंढे और उसे सेट के लिए ट्रेन करे। क्या आप चाहते हैं कि सबसे ताकतवर तलवार मास्टर का टाइटल आपके हाथों से छीन लिया जाए? अगर ऐसा है तो क्या आप पहले के सबसे ताकतवर तलवार मास्टर के लायक हो सकते हैं? यह जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई और थोड़ी देर कहा, बच्चे ने ऑर्डर ले लिया। जियाओ यी ने मैन ऑर्डर लिया और अपनी सांस अंदर ली। थोड़ी देर बाद उसके शरीर पर बेशान तलवार का मैन ऑर्डर फिर से एक्टिवेट हो गया। औरत ने सिर हिलाया और सेटिस्फैक्शन से मुस्कुराई। अगर और कुछ नहीं तो आप और बिंगक्स्यू आज निकल सकते हैं। हाँ, जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई, मैं बाई बिंगक्स्यू के साथ निकलूं। बिल्कुल, औरत ने इसे मान लिया। स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट में 5 जगह हैं। तुम और बिंगक्स्यू ने 2 का हिसाब लगाया। मालिकों ने बाकी 3 जगहों में से सब बाहर हैं। बाद में सेक्ट उन तीनों को एक लेटर भेजेगा और वे तीनों अकेले आइस एज कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। जियाओ यी ने त्योरियां चढ़ाई और कहा, लेकिन बच्चे को अकेले रहने की आदत है। इसके अलावा सीनियर, आपके लिए बाई बिंगक्स्यू को अकेले आइस रिम कॉन्फ्रेंसेस में ले जाना बेहतर होगा। आइस एज कॉन्फ्रेंस एक बड़ा इवेंट है। सभी तरफ से तियानजियाओ हिस्सा लेने वाले हैं और ध्यान रखने के लिए उनके साथ उनकी अपनी अपनी फोर्स के बड़े लोग होने चाहिए। आखिरकार बहुत ठंडी जगह कोई आम बात नहीं है। मैं नहीं जा सकती, औरत ने अपना सिर हिलाया। उसकी आवाज हल्की थी। जियाओ यी ने त्योरियां चढ़ाई और काफी देर तक उसने औरत को सैल्यूट किया। थैंक यू सीनियर। बेशक वह जानता था कि औरत क्यों नहीं जा सकती थी। जियाओ यी ने फिर सैल्यूट किया और कहा, बच्चे के जाने के बाद क्या आप प्लीज सीनियर से पूछ सकते हैं? द औरत मुस्कुराई और बोली, क्या यह तुम्हारा परिवार है? हाँ, जियाओ यी ने सिर हिलाया। स्मार्ट लोगों से बात करना कभी मुश्किल नहीं होता। औरत ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, तुम्हारे वापस आने से पहले अगर तुम्हारा परिवार आधा पॉइंट भी हार गया तो मैं तुम्हारे साथ अपनी जान ले लूंगी। पहले वाला सीरियस है। जियाओ यी ने हाथ जोड़े और मुड़कर जाने के लिए तैयार हुआ। इसी समय औरत ने कहा, रुको। हाँ, जियाओ यी ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, सीनियर को बच्चे से कुछ कहना है? हाँ, औरत ने कहा, इस बार मैं आइस एज कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने जा रही हूँ। सबसे पहले मुझे पहला स्थान जीतना है और सेट की इज्जत पर नहीं गिरना है। 2, मैं तुमसे मामले की जांच करने के लिए कहना चाहती हूँ। क्या बात है? जियाओ यी ने पूछा। औरत का हल्का सा चेहरा सीरियस हो गया और उसने पूछा, कई दशक पहले सबसे ताकतवर तलवारबाज मास्टर की 23वीं पीढ़ी बहुत ठंडी जगह पर मर गई थी। मौत का कारण अभी भी पता नहीं है। बस कृपाण और तलवार मास्टर ही बचे हैं ताकि वे संप्रदाय में वापस उड़ सकें। उस समय जोंगमेन ने जांच के लिए बहुत सारे ताकतवर लोगों को भेजा था, लेकिन कुछ नहीं मिला। क्या? जियाओ यी ने कहा। 23वीं पीढ़ी का तलवार मास्टर, जिसका निकनेम विंड एंड स्नो तलवार मास्टर था। जियाओ यी ने अपनी मार्शल आर्ट की जानकारी भी समझ ली थी। अपनी मौत से पहले वह तियानयुआन के पीक पर एक ताकतवर आदमी था। औरत ने गहरी आवाज में कहा, जब फेंगक्स्यू तलवार मास्टर मरा तो वह अधेड़ उम्र का था। अगर वह अचानक नहीं मरा होता तो वह अब बहुत ताकतवर इंसान होता। अगर मैंने हेवनली स्वॉर्ड सेट को बांट दिया तो मैं उसे कैसे नहीं उठा सकता? मेडिसिन किंग वैली जैसी ताकतों के भी 2 एक्सट्रीम दायरे होते हैं, क्योंकि मेरा स्वर्ग विभाजन तलवार संप्रदाय एक मार्शल पवित्र भूमि है। मैं अकेला चरम क्षेत्र कैसे हो सकता हूँ? बेशक अगर फेंगशुए तलवार मास्टर की रहस्यमयी मौत नहीं हुई होती तो आप सबसे ताकतवर तलवार मास्टर जो बड़े नहीं हुए पहले इतने दुखी नहीं होते। जियाओ यी ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, दशकों पहले क्या हुआ था इसका कोई सुराग नहीं है। बच्चा कैसे जांच कर सकता है? दूसरे नहीं कर सकते, मुझे विश्वास है कि आप कर सकते हैं, महिला ने गंभीरता से कहा। 15 साल पहले जो हुआ था उसे बाई मोहन और दूसरे बेरहम तरीकों, बारीक विचारों और पूरी राजा राजधानी ताकत ने छुपाया था। आप इसे जांच लें। इस मामले का जिक्र ही नहीं। बेशक यह मामला अचानक हुआ है और सब कुछ आइस एज कॉन्फ्रेंस से पहले का है। हाँ, जियाओ यी ने सिर हिलाया। इसके अलावा महिला ने एक चिट्ठी निकाली और कहा, यह मेरा पर्सनल चिट्ठी है। आप हाथ इसे स्नो विंग्स कल्पचर कबीले के मुखिया को सौंप दो। बर्फ और बर्फ के पवित्र पहाड़ पर योद्धा शायद ही कभी अपने कबीले की जमीन छोड़ते हैं और उन्हें सभी ताकतों से कोई शिकायत नहीं होती। लेकिन मेरे साथ हेवनली स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट की गहरी दोस्ती है। तुम जाकर पहले खुद को देखोगे और अगर जरूरत पड़ी तो वे तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, जियाओ यी ने चिट्ठी ली, मुड़ा और चला गया। अचानक जियाओ यी अचानक रुका, घूमा और पूछा, सीनियर से पूछने की हिम्मत है क्या इतनी ठंडी जगह पर कोई सेक्ट या ताकत है जो स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट से ज्यादा ताकतवर हो? औरत हैरान रह गई, फिर वह अजीब तरह से मुस्कुराई और गर्व से कहा, नहीं। जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई। उसे हमेशा औरत की मुस्कान थोड़ी अजीब लगती थी, लेकिन उसने सिर हिलाया और पूरी तरह से चला गया। दूसरा और कल, जो कल का था और आज का अपडेट आज रात के बाद जोड़ा जाएगा। चैप्टर 474 स्नो काउंटी। अगली सुबह बांस के पवेलियन में जियाओ यी और बाई बिंगक्स्यू उस औरत को अलविदा कह रहे थे। दोनों को कल ही निकल जाना चाहिए था, लेकिन कल बाई बिंगक्स्यू की साधना में एक ब्रेक थ्रू हुआ, इसलिए वह एक दिन और रुक गया। इस समय जियाओ यी ने कुछ निकाला, अपना हाथ ऊपर उठाया और कहा, यह आइस आर्मर सीनियर को वापस कर दिया गया है। आइस आर्मर को जियाओ यी ने कल ही उतार दिया था, अब पब्लिक में नहीं। हालांकि यह चीज डिफेंस में मजबूत है, लेकिन जियाओ यी के लिए यह बहुत काम का नहीं है। उसकी अभी की ताकत के साथ अगर कोई उसे नहीं मार सकता तो वह उसे आइस आर्मर के साथ या उसके बिना नहीं मार पाएगा। अगर कोई उसे मार सकता है तो भले ही उसके पास आइस आर्मर हो, फिर भी वह उसे मार सकता है। अगर ऐसा है तो बेहतर है कि औरत को वापस कर दिया जाए या बाई बिंगक्स्यू को एक बॉडीगार्ड दे दिया जाए। औरत को जियाओ यी की सोच समझ में आ गई और उसने धीरे से कहा, ले लो, आइस आर्मर तुम्हें दिया गया है, यह तुम्हारा है। जहां तक आइस और स्नो की बात है, उसके पास एक और बॉडीगार्ड है। यह जियाओ यी ने थोड़ा मुंह बनाया। ले लो, औरत ने गंभीरता से कहा, मुझ पर भरोसा करो, आइस आर्मर तुम्हारी जान बचा सकता है। जियाओ यी के कुछ कहने का इंतजार किए बिना औरत ने हाथ हिलाया और कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम दोनों अभी निकल जाओ। हाँ, सीनियर। जियाओ यी ने सिर झुकाया और बाई बिंगक्स्यू के साथ मुड़कर चली गई। ठीक इसी समय औरत ने आखिर में कहा, जियाओ यी, हालांकि तुम्हारी अभी की ताकत को देखते हुए मुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दुनिया के हीरो को नीचा मत समझो। आइस एज कॉन्फ्रेंस तुम्हारे लिए कोई छोटी चुनौती नहीं है, लापरवाह मत बनो। हाँ, जियाओ यी ने सिर हिलाया। औरत को अलविदा कहकर जियाओ यी और बाई बिंगक्सू तुरंत निकल पड़े। हालांकि उसने कुछ समय पहले ही कबीले को छोड़ा था, शाही राजधानी से ज्यादा दूर नहीं। अचानक युकोंग एक आकृति के साथ उड़कर आया और जियाओ यी को रोक दिया। लॉर्ड ये शियाओ। जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई। ये शियाओ ही यहाँ आया था।
जियाओ यी ने हुक्म दिया। ये शियाओगांग ने कहा। जियाओ यी ने बीच में ही टोकते हुए कहा, कमांडर ये शियाओ, मैं अब यान वुवेई नहीं हूं, बस मुझे नाम से बुलाओ। और हाँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। जियाओ यी का चेहरा कुछ बेपरवाह था। ये शियाओ ने आह भरी और कहा, उस दिन जब तुम यानवुवेई हेडक्वार्टर आए थे, मैंने एक बार कहा था कि तुम मुझसे एक दोस्त के तौर पर मिलने आए थे, ठीक है। आज ये कोई दोस्त भी तुमसे बात करने आया है, क्या यह मुमकिन है? हाँ, जियाओ यी ने सिर हिलाया। यान वुवेई की पहचान चाहे जो भी हो, जियाओ यी और ये शियाओ के बीच अब भी एक खास दोस्ती है। इस समय ये शियाओ ने बाई बिंगक्स्यू की तरफ देखा। बाई बिंगक्स्यू ने सिर हिलाया, यह जानते हुए कि युकोंग उड़ गया। जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई और कहा, ये शियाओ कमांडर आज मुझे क्या ढूंढ रहे हैं? ये शियाओ ने जवाब दिया, मैं तुमसे पूछने आया हूँ। ये शियाओ रुका और बोला, क्या तुम पूरी तरह रुक सकते हो? पूरी तरह रुकना क्या होता है? जियाओ यी ने धीरे से पूछा और उसका चेहरा बेपरवाह हो गया। ये शियाओ ने जवाब दिया, लीडर का मतलब बाई मोहन से हाथ मिलाकर शांति बनाना था। बिल्कुल, जियाओ यी मुस्कुराया। सच में ये शियाओ चौंका, फिर उसका चेहरा खुश हो गया। लेकिन जियाओ यी की अगली बात ने उसके चेहरे को और खराब कर दिया। बाई मोहन की बॉडी ले आओ, मैंने उससे काफी हाथ मिला लिए हैं। जियाओ यी की आवाज अचानक बहुत ठंडी हो गई। जियाओ यी तुम? ये जियाओ परेशान था। जियाओ यी ने ठंडे स्वर में कहा, अगर शब्द अंदाजे वाले नहीं हैं, तो ये जियाओ के लीडर को ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर जियाओ यी ने अपना सिर हिलाया, मुड़ा और जाने के लिए तैयार हो गया। पीछे ये जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा, जियाओ यी, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं और लीडर सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए हैं। देश के मालिक का तरीका उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। इस देश का मालिक आखिरकार देश का मालिक ही है। अगर तुम समझौता करने से मना करोगे तो नतीजे अनप्रेडिक्टेबल होंगे। जियाओ यी ने अपना सिर नहीं घुमाया, रुका भी नहीं। वह आकृति चमकी और तुरंत बाई बिंगक्स्यू के पास आ गई। दोनों युकोंग चले गए। पूरे रास्ते उड़ते हुए दोनों ने काउंटी भी पार कर ली। एक हफ्ते बाद आखिरकार बिंगज्यू काउंटी पहुंच गए। असल में अगर जियाओ यी अकेले गाड़ी चलाती तो स्पीड बहुत तेज होती। घर के और पास बिंगज्यू काउंटी और फ्लेम काउंटी यानवू किंगडम की दो सबसे बाहरी काउंटी हैं, एक उत्तर में और एक दक्षिण में। वहां दो बड़े पहाड़ हैं, यानी बर्फ और बर्फ का पवित्र पहाड़ और आग का पवित्र पहाड़। वहां दो मार्शल आर्ट पवित्र जगहें भी हैं, बर्फ और बर्फ का पवित्र धर्म और आग का पवित्र धर्म। बस यह बताना मुश्किल है कि कौन ज्यादा मजबूत है और कौन कमजोर। बर्फ और बर्फ का पवित्र पहाड़ स्नो विंग स्कल्पचर फैमिली की खानदानी जमीन है। आइस एंड स्नो सेक्रेड चर्च की स्थापना सैकड़ों साल पहले स्नो विंग स्कल्पचर फैमिली ने की थी। लेकिन अंदर ऐसे मार्शल आर्टिस्ट भी हैं जिन्होंने कहीं और से बिंगई दाव की प्रैक्टिस की है। हालांकि फ्लेम सेंट के फॉलोअर्स के बड़े पैमाने पर कलेक्शन के मुकाबले आइस और स्नो सेंट्स की ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है। इस समय दोनों ने अभी अभी बिंगक्स्यू काउंटी में एंट्री की थी। जाहिर है यहाँ का मौसम बहुत ठंडा है। सड़क पर पैदल चलने वाले सभी स्वेटर पहने हुए हैं। और गहराई में जाने पर व्हेन मैं बीच में काउंटी कैपिटल के पास पहुंचा तो बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी। उत्तर की ओर बढ़ते रहे। बर्फ जितनी गहरी होती है, बर्फ उतनी ही बड़ी होती है और उसके बाद उतनी ही ठंड होती है। इसके अलावा जहां तक जियाओ यी को पता है, बिंगक्स्यू काउंटी, जिसमें 300 से ज्यादा शहर हैं, बहुत बड़ा है। यह यानवू किंगडम का सबसे बड़ा काउंटी होना चाहिए। जब दोनों बिंगक्स्यू काउंटी के सबसे किनारे वाले शहरों में पहुंचे, यह तरफ पहले से ही बर्फ और बर्फबारी थी और हर जगह सफेद रंग का एक बड़ा फैलाव था। इस समय जियाओ यी ने उड़ना बंद कर दिया। बाई बिंगक्स्यू ने भौहें चढ़ाकर कहा, तुम रुक क्यों गए? इन दिनों में जियाओ यी धीरे धीरे बाई बिंगक्स्यू के कैरेक्टर को समझ गया। यह इंसान एक आइस ब्यूटी है। अगर तुम उससे बात करने की पहल नहीं करोगे तो वह तुम्हें एक दिन के लिए इग्नोर कर सकती है। अगर वह उससे बात करने की पहल भी करती तो भी वह कुछ और शब्द नहीं कहती। जैसा नाम से पता चलता है, वैसा ही ठंडा स्वभाव, बर्फ के टुकड़े जैसा। बेशक जियाओ यी बहुत खुश था। इस समय जियाओ यी ने जवाब दिया, इस शहर में एक डेमन हंटिंग पैलेस है। मैं नीचे जाकर कुछ जानकारी चेक करूंगा। क्या चेक करूंगा? बाई बिंगक्स्यू ने ठंडे स्वर में पूछा। जियाओ यी ने कंधे उचकाए और कहा, कुछ शहरों के बाद मैं बर्फ और हिम के पवित्र पहाड़ पर पहुंचूंगा। बर्फ और हिम के पवित्र पहाड़ को छोड़कर यह अब यानवू किंगडम के अंदर नहीं है। क्या तुम यहाँ के हालात, बाहर के हालात समझ रहे हो? मैं नहीं समझ रहा, बाई बिंगक्स्यू ने गंभीरता से जवाब दिया, मैं कभी बिंगक्स्यू काउंटी नहीं गया। बकवास। जियाओ यी ने आंखें घुमाई, बेशक मुझे पता है कि तुम यहाँ नहीं आए हो, इसलिए मैं कुछ जानकारी खरीदने के लिए डेमन हंटिंग पैलेस जा रहा हूँ। डेमन हंटिंग पैलेस पूरी दुनिया में है। इंटेलिजेंस की क्षमताएं काफी डरावनी हैं। और ये जानकारी हंटिंग डेमन पैलेस के कर्मचारी बिना किसी शर्त के ले सकते हैं। बेशक इंटेलिजेंस का लेवल जितना ज्यादा होगा, उतनी ही ज्यादा अथॉरिटी की जरूरत होगी। हंटिंग डेमन पैलेस के स्टाफ के बजाय जानकारी पढ़ने के लिए कुछ पैसे लगते हैं। इंटेलिजेंस का लेवल जितना ज्यादा होगा, यह उतना ही महंगा होगा। इसके अलावा जिस लेवल की जानकारी हंटिंग डेमन पैलेस के स्टाफ को नहीं मिलती, वह सिर्फ सब टेंपल मास्टर के अधिकार वाली जानकारी होती है। सब टेंपल मास्टर के अधिकार से ऊपर की जानकारी, चाहे बाहरी लोग कितनी भी ज्यादा कीमत क्यों न दें, पढ़ना मना है। इसके बाद जियाओ यी नीचे उतरा और पास के डेमन हंटिंग पैलेस में चला गया। आधे घंटे बाद जियाओ यी वापस आया। उसके हाथों में अभी भी 2 रॉयल स्नो क्लोक थे। उनमें से एक बाई बिंगक्स्यू को दिया गया। बाई बिंगक्स्यू ने कोई जवाब नहीं दिया और मुंह बनाते हुए कहा, तुम और मैं अर्थ ओरिजिन रेन के मार्शल आर्टिस्ट हैं, जिनका एक कल्टीवेशन बेस है जो ठंड और गर्मी में दखल नहीं देते। तुम्हें ये गर्म कपड़े किस लिए चाहिए? जियाओ यी ने धीरे से कहा, एक पल में हम आइस एंड स्नो सिटी में आइस एंड स्नो सेक्रेड माउंटेन के बगल में गिरने वाले हैं। हमारे कपड़े इतने पतले हैं, मानो या न मानो, जैसे ही हम उतरते हैं हमें तुरंत एक मॉन्स्टर की तरह इशारा किया जाता है। ओह, बाई बिंगक्स्यू का चेहरा हैरान रह गया। दोनों आसमान में उड़ गए, वैसे ही पतले कपड़े पहने हुए जैसे वे राजधानी में पहनते थे। और यहाँ बिंगक्स्यू काउंटी में, बर्फीली दुनिया में, हर कोई कॉटन पैडेड कपड़े पहनता है और बाहर जाते समय स्नो क्लोक जरूरी है। मार्शल आर्टिस्ट भी ऐसा ही है। यहाँ बर्फ और स्नो का लेवल इतना ज्यादा है कि अगर पोज़ुआन 9 या उससे ऊपर का कोई कल्टीवेशन बेस न हो तो उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। बाई बिंगक्स्यू ने चौगा लिया और ठंडे स्वर में कहा, मास्टर ने आपके ध्यान रखने और सावधान व्यवहार के लिए बार बार आपकी तारीफ की है। लगता है ऐसा ही है। जियाओ यी ने होंठ सिकोड़े और कहा, डिटेल्स देखना काफी नहीं है, लेकिन जब मैं अभी डेमन हंटिंग पैलेस गया था तो मुझे बहुत देर तक एक मॉन्स्टर की तरह इशारा किया गया था। बाई बिंगक्स्यू हैरान रह गई। जियाओ यी ने कहा, काम पर वापस जाओ।
इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि सीनियर जियान जी चाहते हैं कि हम बहुत ठंडी जगह में जाने से पहले स्नो विंग स्कल्पचर के एक परिवार से मिलें। उनकी मदद के बिना हम शायद आइस एज कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए बहुत ठंडी जगह पर नहीं जा पाते। ओह, बाई बिंदक्सु हैरान थी। पहले और चैप्टर 475 हाई एल्टीट्यूड फॉरबिडन लैंड। आइस एंड स्नो सिटी यानवू किंगडम के उत्तर में आखिरी बड़ा शहर है। यह आइस काउंटी की राजधानी नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि यह बर्फ और बर्फ के पवित्र पहाड़ के पास है। इस समय जियाओयी और बाई बिंदक्सु पहले से ही बर्फ और बर्फ के पवित्र पहाड़ के नीचे थे। ठंड है, बाई बिंदक्सु ने भौहें चढ़ाई। बर्फ और बर्फ के पवित्र पहाड़ के नीचे खड़े होकर दोनों को साफ तौर पर पहले से 10 गुना ज्यादा ठंड महसूस हुई। जियाओयी ने बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ पर नजर डाली और एक सांस ली। पहले की तरह जब मैं कई बड़े शहरों से आगे हवा में उड़ रहा था तो मैं इस बर्फ से ढके पहाड़ को दूर से देख सकता था। उस समय बहुत दूर से भी बर्फ से ढके पहाड़ उनकी नजरों में बहुत बड़े लग रहे थे। अब जब मैं पहुंचा तो विशाल बर्फ का पहाड़ कल्पना से भी परे था। पहाड़ की चोटी जो एक नजर में नहीं दिखती, सीधे आसमान में। दोनों सिरों पर कभी न खत्म होने वाले पहाड़ एक बड़ी सफेद दीवार की तरह लगते हैं जो दो दुनियाओं को रोके हुए हैं। हंटिंग डेमन पैलेस से खरीदे गए डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक आइस एंड स्नो सेक्रेड माउंटेन यानवू किंगडम का सबसे उत्तरी बॉर्डर है। यह बिंदक्सु काउंटी के सबसे किनारे पर है और नेचुरली बहुत बड़ा है। ऊपर जाओ, जियाओयी ने हल्के से कहा और सबसे पहले निकल पड़ा। बाई बिंदक्सु तेजी से पीछे पीछे चली। दोनों कूदते रहे और जितना ऊपर जाते गए ठंड और डरावनी होती गई। पहाड़ की जगह पर पहुंचने से पहले ही वह हवा और बर्फ से घिरा हुआ था और कड़कती हुई हवा चल रही थी। ज्यादा देर नहीं हुई। जब दोनों पहाड़ पर पहुंचे तो यहां सिर की ठंडक बोन मैरो में जम गई थी। अगर अर्थ एलिमेंट रेन के ऊपर कोई कल्टीवेशन बेस नहीं है तो सुरक्षित रूप से खड़ा होना बिल्कुल नामुमकिन है। सिर्फ तेज हवा ही लोगों को मुश्किल में डाल सकती है। आगे बढ़ो। जब पहाड़ पर ऊंची जगह की बात आती है, बाई बिंदक्सु ने पहले ही त्योरियां चढ़ा ली हैं। क्या तुम इसे झेल सकते हो? जियाओयी ने हल्के से पूछा। यह कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बाई बिंदक्सु ने ठंडे स्वर में कहा। मुझे लगता है कि अगर तुम ज्यादा दूर नहीं जाओगे तो तुम अपने शरीर को बचाने के लिए कुछ एनर्जी इकट्ठा करना शुरू कर दोगे। मेरे कल्टीवेशन बेस और पूरी ताकत के साथ पहाड़ की चोटी तक पहुंचना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइस एंड स्नो होली रिलीजन आइस एंड स्नो होली माउंटेन की चोटी पर है। जियाओयी ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। डेमन टेंपल में दी गई जानकारी के अनुसार आइस एंड स्नो का पवित्र पहाड़ बहुत ठंडी नीम के किनारे पर है। यह यानवू किंगडम की सीमा पर था और यानवू किंगडम के इलाके में शामिल हो गया था। यह बात समझ में आती है कि किनारे की जगह बहुत ज्यादा ठंडी नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी वजह से इस ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ की ठंडक बहुत ज्यादा ठंडी जगह में घुसने से ज्यादा गंभीर है। अफवाह है कि बर्फ और बर्फ के पवित्र पहाड़ के नीचे बर्फ की नसों की जमीन है, लेकिन क्या ऐसा है यह पता नहीं है। कम से कम यहाँ डेमन हंटिंग पैलेस के बारे में कोई डिटेल्ड जानकारी नहीं है और न ही इसका पता लगाया जा सकता है। घर के पास दोनों सरपट दौड़े। इसी समय हवा और बर्फ से अचानक दो आकृतियां दिखाई दी। यहाँ कौन है? बर्फ और बर्फ के पवित्र धर्म में घुसने की हिम्मत सफेद फर वाले दो आदमी ठंडे स्वर में चिल्लाए। हम स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट के शिष्य हैं, बाई बिंदक्सु ने ठंडे स्वर में कहा। स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट का शिष्य? दोनों आदमियों ने मुंह बनाया और कहा, क्या तुम्हारे पास सबूत है? जियाओयी ने बेशान स्वॉर्ड का कमांड निकाला। दोनों आदमियों ने देखा और कहा, स्वॉर्ड मास्टर कमांड। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक मुड़कर चला गया। एक आदमी ने जियाओयी और बाई बिंदक्सु की तरफ हाथ हिलाए और कहा, यह जियानजोंग का शिष्य निकला। तुम दोनों 1 मिनट रुको, मुझे डीकन शानमेन से ब्रीफिंग के लिए इंतजार करना है। जियाओयी ने सिर हिलाया। ज्यादा देर नहीं। एक अधेड़ उम्र का आदमी सफेद कपड़ों में अचानक प्रकट हुआ। माफ करना, प्लीज मुझे स्वॉर्ड मास्टर का ऑर्डर फिर से दिखाओ, अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। जियाओयी ने इसे फिर से दिखाया। अधेड़ उम्र के आदमी ने सिर हिलाया और कहा, यह सच में स्वॉर्ड मास्टर है। तुम दोनों को आइस एज कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए बहुत ठंडी जगह पर जाना चाहिए। बिल्कुल, जियाओयी ने सिर हिलाया। अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराया और बोला, जैसा कि उम्मीद थी, यह वही शिष्य है जिसने आइस एज कॉन्फ्रेंस में जियानजोंग को रिप्रेजेंट किया था। बिना संप्रदाय के बुजुर्गों के नेतृत्व के अकेले जाने की हिम्मत कैसे हुई? यह कबीले में तियानजियाओ ही होगा। चलो मेरे पीछे पहाड़ की चोटी तक चलो, अधेड़ उम्र के आदमी ने रास्ता दिखाते हुए कहा। अजीब बात यह है कि अधेड़ उम्र का आदमी रास्ता दिखा रहा था और आसपास की हवा और बर्फ कुछ मीटर दूर तक फैल गई थी। तेज हवा और बर्फ अब जियाओयी दोनों पर हमला नहीं कर सकती। जियाओयी की समझ में यह अधेड़ उम्र का आदमी शानमेन का डीकन अपनी साधना का आधार केवल दीवान की 5वीं परत में रखता था। अगर कोई गलत अंदाजा नहीं है तो यह आइस एंड स्नो सेंट कल्ट का कोई सदस्य होना चाहिए जिसने हवा और बर्फ को कंट्रोल करने का एक बहुत ही शानदार तरीका सीख लिया है। असल में बिल्कुल। आखिर बिंगक्सू शेंगजियाओ सैकड़ों सालों से बिंगक्सू पवित्र पर्वत पर ही है। जाहिर है टीचिंग में कुछ मजबूत लोग हैं जिन्होंने टीचिंग में शिष्यों और डीकन को पवित्र पर्वत में आने जाने में आसानी के लिए ये तरीके बनाए। कुछ ही समय बाद डीकन शानमेन ने रास्ता दिखाना बंद कर दिया। जियाओयी ने माथा सिकोड़ा। यह जगह शायद बर्फ से ढके पहाड़ की ऊंचाई का सिर्फ 2/3 हिस्सा थी। बर्फ से ढके पहाड़ की चोटी से अभी भी काफी ऊंचाई है। डीकन शानमेन हंसे, ये दोनों मुझे आइस एंड स्नो सेक्रेड चर्च में स्नो विंग स्कल्पचर क्लैन के मार्शल आर्टिस्ट को बुलाने आए हैं ताकि मैं तुम्हें उड़ने में मदद कर सकूं। हाँ, जियाओयी ने सिर हिलाया। आइस एंड स्नो होली चर्च में आना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडी जगह पर हजारों मील जाने के बाद बहुत ज्यादा ठंडी जगह का माहौल बहुत ज्यादा बदल जाएगा। हजारों मील के अंदर कोई असर नहीं होगा। हजारों मील के बाद यह हजारों मील तक जम जाएगा और हवा और बर्फ हंस के पंखों जैसी होगी। इसके अलावा बहुत ज्यादा ठंडे मॉन्स्टर होंगे जिनसे निपटना बहुत मुश्किल होगा। और सबसे जरूरी बात, हजारों मील के बाद आसमान में बहुत ज्यादा ठंडी हवा दिखाई देगी। अगर तियानयुआन के बाद के स्टेज से ऊपर साधना का कोई लेवल नहीं है तो वह हवा में नहीं उड़ पाएगा। जियांटियन युआनजिंग मार्शल आर्टिस्ट का इंतजार करते हुए अगर वे युकों को मजबूर करते हैं तो अगर वे कुछ देर तक बहुत ज्यादा ठंडी हवा में नहीं टिके तो वे बर्फ की मूर्तियों में जम जाएंगे और फिर बर्फ के मलबे में बदल जाएंगे। बहुत खतरनाक। हंटिंग डेमन पैलेस की जानकारी में बहुत ज्यादा ठंडी जगह के ओवरव्यू के बारे में सिर्फ 2 वाक्य हैं। जमीन कमजोर योद्धाओं का कब्रिस्तान है। ज्यादा ऊंचाई ताकतवर योद्धाओं के लिए मना की गई जगह है। एक कमजोर योद्धा जो आसमान से खुद को बचा नहीं पाता, उसे बहुत ज्यादा ठंडी जमीन पर अनगिनत बहुत ज्यादा ठंडे राक्षसों का सामना करना पड़ेगा। सीधे शब्दों में कहें तो बहुत ज्यादा ठंडी जगह असल में एक राक्षस जंगल जैसी होती है।
लेकिन यह राक्षस जंगल बर्फ और बर्फ से भरा है और यह और भी खतरनाक है। और एक ताकतवर योद्धा जब तक वह तियान्युआन दायरे के आखिरी स्टेज में कदम नहीं रखता वह आसमान से बच नहीं सकता। वहां एक मना की गई जमीन है। बेशक अगर तियान्युआन दायरे का मार्शल आर्टिस्ट जमीन पर चलता तो भी कुछ हद तक सुरक्षा होती, लेकिन भले ही वह तियान्युआन दायरे के आखिरी स्टेज का मार्शल आर्टिस्ट हो फिर भी आसमान से बचाव करने के लिए 100% सुरक्षित नहीं है। जितनी ज्यादा ठंड होगी उतनी ही ज्यादा ठंडी हवाएं दिखेंगी, यहां तक कि अनजाने खतरे भी छुपे होंगे। अगर आप सच में बहुत ज्यादा ठंडी जगह पर जंगली होकर दौड़ना चाहते हैं तो शायद आपके पास पीक पावर की ताकत होनी चाहिए या उससे भी ज्यादा। हालांकि उनमें से कुछ अजीब हैं। यह स्नो विंग स्कल्पचर का परिवार है। स्नो विंग स्कल्पचर हमेशा से आसमान का मालिक रहा है। स्नो विंग कार्विंग स्पिरिट का मालिक युकोंग का राजा है। भले ही सिर्फ अर्थ एलिमेंट रेन हो, यह बहुत ज्यादा ठंडी जगह की ऊंचाई पर बिना किसी रुकावट के आने जाने के लिए काफी है। यही वजह है कि जियाओ यी खास तौर पर बिंगक्स्यू शेंगजियाओ के पास आया था। बेशक स्नो विंग स्कल्पचर खुद भी यह काम करते हैं। यानवो किंगडम के योद्धा आमतौर पर मदद के लिए स्नो विंग स्कल्पचर कबीले के पास आते हैं अगर उनके पास काफी ताकत नहीं होती, और समझो बस इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। और जियाओ यी के पास असल में स्वर्गीय मूल दायरे की ताकत है, और यहां तक कि सबसे ताकतवर भी। लेकिन ताकत सिर्फ ताकत की होती है, दायरा काफी नहीं है। सिर्फ पृथ्वी युवान का नॉलेयर वाला साधना बेस है और कोई दूसरा तरीका नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा ठंडी हवा में जबरदस्ती हवा में उड़ते हैं तो यह नामुमकिन नहीं है, लेकिन इसकी कीमत शरीर की एनर्जी को जल्दी खत्म करना है। बहुत ज्यादा ठंडी जगह जैसी खतरनाक जगहों पर जानबूझकर अपनी जरूरी एनर्जी खर्च करना समझदारी नहीं है। दूसरा और चैप्टर 476 अजीब दुश्मनी। इस समय दो अधेड़ उम्र के योद्धा शानमेन के डीकन के पास खड़े थे। उसका चेहरा थोड़ा ठंडा और घमंडी था। ये दोनों स्नो विंग स्कल्पचर कबीले के डीकन हैं और उनका रुतबा आम बर्फ और बर्फ के डीकन से ऊंचा है। डीकन ओयांग, क्या तुम मजाक कर रहे हो? दोनों अधेड़ उम्र के योद्धाओं ने मजाक उड़ाया। क्या मैं इन दो जवान और बदबूदार एपिजेनेटिक्स को उड़ा ले जाऊं? क्या तुम हमारे स्नो विंग स्कल्पचर परिवार के नियम भूल गए हो? पहाड़ के गेट का डीकन जो पहले रास्ता दिखा रहा था उसका नाम ओयांग था। वह अभी अचानक इसलिए रुका क्योंकि उसे दो स्नो विंग ईगल डीकन मिले थे और हालात समझ गए। यह डीकन ओयांग ने शर्मिंदगी से कहा, चिंता मत करो दोनों डीकन, मुझे नेचुरली स्नो विंग स्कल्पचर परिवार के नियम पता है। लेकिन ये दोनों जवान लोग स्वॉर्ड सेक्ट के शिष्य हैं जिनका अच्छा कल्टीवेशन बेस और जबरदस्त ताकत है। स्नो विंग ईगल कबीला हमेशा से घमंडी रहा है। अगर तुम चाहते हो कि वे तुम्हें ले जाने को तैयार हो तो उन्हें इनाम देने के अलावा तुम्हें उन्हें हराना होगा और उनकी मंजूरी लेनी होगी। यह स्नो विंग ईगल परिवार का नियम है। जियांजोंग शिष्यों का क्या? दोनों जू विंग डियाओ डीकन ने मजाक में कहा। क्या यह हमारे स्नो विंग स्कल्पचर परिवार को पसंद नहीं आ रहा? शायद यह हमारे स्नो विंग स्कल्पचर परिवार के तियानजियाओं के बराबर न हो। दोनों स्नो विंग डीकन रौबदार थे। जियाओ यी ने अपना सिर हिलाया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वह जानता था कि यह सिर्फ उसके कैरेक्टर की वजह से था। ज्यादातर वुहुन मालिक जैसे पक्षी और मॉन्स्टर बेकाबू और घमंडी होते हैं। अचानक बाई बिंगक्स्यू ने गुस्से में कहा, मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें छोड़कर अपने स्वॉर्ड सेक्ट से नफरत करने की हिम्मत कैसे करूं? छोटी लड़की, कितना बड़ा गुस्सा है। दोनों अधेड़ उम्र के योद्धाओं ने मजाक उड़ाया। और चूंकि तुम स्वॉर्ड सेक्ट के शिष्य हो तो तुम्हारे पास कुछ काबिलियत तो होगी ही। अगर तुम हमें हरा सकते हो तो हम तुम्हें आइस एज कॉन्फ्रेंस में मुफ्त में ले जाएंगे। अगर तुम हार गए तो यहां से तुरंत निकल जाओ। क्या तुम्हारी हिम्मत है? बहुत घमंडी होने के अलावा स्नो विंग स्कल्पचर कबीले के योद्धा बहुत लड़ाकू भी होते हैं। डर है कि तुम नहीं कर पाओगे, बाई बिंगक्स्यू ने ठंडी आवाज में कहा। दो अधेड़ उम्र के योद्धाओं ने ये बातें सुनी और तुरंत गोली चला दी। उनमें से एक ने बाई बिंगक्स्यू पर हमला कर दिया। दूसरे व्यक्ति ने जियाओ यी को देखा और कहा, मैं तुम दोनों बच्चों को धोखा नहीं दूंगा, पहले तुम करो। जियाओ यी ने कंधे उचकाए और कहा, मैंने तो बस साइड से देखा था। यह दो जमीनी एलिमेंट और 6 लेयर से ज्यादा कुछ नहीं है। बाई बिंगक्स्यू भी अकेले इससे आसानी से निपट सकती है। अकेले में तो बिल्कुल नहीं। वह 7 लेयर वाली कल्टीवेशन बेस है। स्वॉर्ड सेक्ट का शिष्य खुद लड़ाई की ताकत में बेहतर है और उसमें छलांग लगाकर लड़ने की काबिलियत है। यह तो बताने की जरूरत नहीं कि वह स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड फेरी की शिष्या है। सच में लड़ाई जल्दी शुरू हुई और जल्दी खत्म हो गई। वह अधेड़ उम्र का योद्धा बाई बिंगक्स्यू के हाथों में हारने से पहले 10 चालें भी नहीं चल पाया। बाई बिंगक्स्यू ने तलवार लेकर अधेड़ उम्र के मार्शल आर्टिस्ट के गले तक पहुंचकर रुखेपन से कहा, अब बताओ जियांजोंग के शिष्य के बारे में क्या ख्याल है? संप्रदायों, पंथों और दूसरी ताकतों के शिष्यों में बहुत ज्यादा एकता होती है और जितना ज्यादा असर होता है शिष्य में संप्रदाय के प्रति अपनापन और पहचान उतनी ही ज्यादा होती है। जाहिर है बाई बिंगक्स्यू नहीं चाहती थी कि दूसरे जियांजोंग को बुरा समझें। अधेड़ उम्र के योद्धा ने भी बस इतना कहा, मैं हार गया हूं। मैं मानता हूं कि मैं तुमसे कमतर हूं, लेकिन तुम यह नहीं मानते कि हेवन स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट का तुम्हारा तियानजियाओ मेरे स्नो विंग स्कल्पचर परिवार के तियानजियाओं से ज्यादा ताकतवर है। तो फिर अपना स्वर्ग वाला घमंड बाहर निकालो और अपनी तुलना करो, बाई बिंगक्स्यू ने गर्व से कहा। यह एक बड़ी आवाज है। ठीक इसी समय हवा और बर्फ से अचानक एक ठंडा और घमंडी शब्द आया। एक सफेद आकृति हवा में एक तीखी चीख के साथ आई। एक बड़ा बर्फ जैसा सफेद चील आसमान में हवा और बर्फ में कई बार मंडराया और आखिर में गिर गया। मुझे कहना होगा वह सफेद और बेदाग शरीर बहुत सुंदर है और वे जलन भरी आंखें गर्व से खड़े होने की हालत से भरी हुई हैं। यह आसमान का राजा है, स्नो विंग स्कल्पचर। अगले ही सेकंड स्नो विंग स्कल्पचर पर रोशनी की एक चमक हुई और एक जवान आदमी हवा से प्रकट हुआ। जाहिर है यह स्नो विंग स्कल्पचर कबीले का योद्धा है। ये होंग, दो अधेड़ उम्र के मार्शल आर्टिस्ट चिल्लाए। ये होंग नाम का जवान आदमी। स्नो विंग स्कल्पचर परिवार में युवा पीढ़ी में कई तियानजियाओ हैं जिनका आधार डियुआन की 6 लेयर वाली साधना है। असली तियानजियाओ छलांग लगाने वाली लड़ने की ताकत और भी डरावनी है। आगे बढ़ो। ये होंग ने बाई बिंगक्सू को ठंडेपन से देखा। अगर तुम जीत सकती हो तो मैं ये होंग तुम्हें खुद आइस एज कॉन्फ्रेंस में ले जाऊंगा। स्नोविंग वाले सभी मूर्तिकार लड़ाकू हैं और वे जो कहते हैं वह सच होता है। बाई बिंगक्सू और ये होंग के बीच लड़ाई तुरंत शुरू हो गई। शियाओ यी ने किनारे से देखा और चुपके से सिर हिलाया। अगर ये होंग की ताकत बाहर कर दी जाती, उसे डर था कि युआन जुझोंग उसका विरोधी न हो। इसके अलावा जैसा कि सीनियर जियान जी ने कहा, स्नो विंग स्कल्पचर कबीले और स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट का रिश्ता था, तो अभी की कुछ लड़ाइयों में मुकाबला करने का अधिकार होना चाहिए। उन दोनों के बीच लड़ाई लगभग तब शुरू हुई जब बाई बिंगक्सू का पलड़ा भारी था। आखिरकार बाई बिंगक्सू का कल्टीवेशन बेस ये होंग के पहले हेवी से ज्यादा था।
ये होंग लगभग कुचला और पीटा गया था। काफी देर बाद ये होंग का एक्सप्रेशन पहले के घमंड से बदलकर हैरानी में बदल गया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उससे छोटी उम्र की कोई औरत उसे दबाने की ताकत रखेगी। लेकिन आखिर यह बर्फ और बर्फ का पवित्र पहाड़ है और बर्फ के पवित्र पंथ के कई चेले आसपास हैं। स्नोविंग स्कल्पचर परिवार के घमंड ने उसे हार मानने से रोक दिया। तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन भूलना मत, यह मेरे स्नोविंग स्कल्पचर परिवार का इलाका है, ये होंग ने मजाक उड़ाया। वुहुन फैंटम पीछे से आया। लगभग वही पल था जब वुहुन फैंटम दिखाई दिया। ये होंग की सांस तेजी से बढ़ी। उसी समय उसके आसपास की सारी हवा और बर्फ ने उसके ऑर्डर सुने और उसके हाथों की ताकत बन गई। आसमान हवा और बर्फ से भर गया, जो तुरंत बाई बिंगजू को लग रहा था। यहाँ बर्फ और बर्फ का पवित्र पहाड़ पहाड़ की चोटी के ज्यादा करीब है। यहाँ बर्फ और बर्फ की ठंडक और हवा की तेजी को कम नहीं आंका जा सकता। बाई बिंगजू ने भौहें चढ़ाई, लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की, अपने हाथ में एक ठंडी तलवार ली। यह उसकी मार्शल सोल है। यह एक तलवार मार्शल आर्ट सोल है जिसमें बर्फ का गुण है, जो सियान पीक पर है। बर्फ वाली तलवार मार्शल आर्ट सोल अभी भी काफी दुर्लभ है। हालांकि यह सिर्फ सियान पीक था, लेकिन यह मार्शल सोल थी जो स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड फेरी के फ्रॉस्ट स्वॉर्ड गैंग के साथ सबसे अच्छी तरह से फिट बैठती थी। बाई बिंगक्स्यू को सच्चाई की गहरी समझ है। एक पल में जो लड़ाई की ताकत उभरी वह काफी डरावनी थी। बाई बिंगक्स्यू तलवार लेकर ऊपर गई, तलवार के फूलों की लड़ियां एक फैंटम की तरह। हर तलवार के नीचे ऐसा लगता है जैसे वह अपने आप स्वर्ग और पृथ्वी की ताकत खींच रही हो। बर्फबारी जिसे असल में ये होम कंट्रोल कर रही थी, अपने आप उसके तलवार के फूलों के नीचे उसकी तरफ खींच गई। टूट गया, बाई बिंगक्स्यू ने ठंडे स्वर में कहा। अनगिनत हवा और बर्फ में लिपटा हुआ सुंदर तलवार का फूल तुरंत ये होम को घेर लेता है। हर तलवार की बारीकी को दूसरों को चौंकाने वाला बताया जा सकता है। ये होंग जो तलवार के फूलों में लिपटा हुआ था, उसकी आंखें भी चमक रही थीं और उसने खुद से कहा, यह बहुत सुंदर है। एक धमाके के साथ तलवार की आवाज आई। ये होंग सीधे तलवार से उड़ गया। तुम हार गए, बाई बिंगक्स्यू ने गर्व से कहा। ये होंग खड़ा हो गया, उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन वह नॉर्मल हो गया, हल्की मुस्कान के साथ, क्योंकि मैं इंसानों से कमतर हूं, इसलिए ये होंग लड़की से हार गया। तो अपने वादे पूरे करो, तभी तुम बहुत ठंडी जगह में जाओगे। ये होंग ने बाई बिंगक्स्यू को सीधे देखते हुए कहा। यह तारीफ का साफ इशारा था। स्नोविंग स्कल्पचर परिवार के लोग हमेशा सीधे और सीधे रहे हैं। बाई बिंगक्स्यू ने भौहें चढ़ाई, बस उसे लगा कि यह आदमी शर्त मानने को तैयार है, लेकिन यह बस था। उसने अपने हाथ ऊपर किए और कहा, यह बहुत मेहनत का काम है। लेकिन इसी समय एक बूढ़ा आदमी अचानक आसमान से नीचे उतरा। रुको, दो छोटे दोस्त, मुझे डर है कि वे बिना कामयाब हुए लौट जाएंगे। यह मेरे स्नोविंग स्कल्पचर वाले परिवार सभी तियांजियाओ रिट्रीट के साथ मेल खाता है, और जो योद्धा रिटायर नहीं हुए हैं, उनके शरीर में भी जरूरी चीजें हैं। मैं तुम्हें बहुत ठंडी जगह पर नहीं ले जा सकता। बूढ़े आदमी की आवाज बस धीमी हो गई। ये होंग ने हैरानी से कहा, तीनों एल्डर्स, पूरा तियांजियाओ कब बंद होगा? और भी हैं। चुप रहो, बूढ़ा आदमी चिल्लाया। ये होंग परेशान लग रहा था। बूढ़े आदमी ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन जियाओ यी को ठंडेपन से देखा। पूरे स्नोविंग स्कल्पचर परिवार में सिर्फ एल्डर्स के पास ही खाली समय है। मुझे डर है कि दोनों पैदल ही बहुत ठंडी जगह में जा सकते हैं और रिम ऑफ द आइस कॉन्फ्रेंस की ओर जा सकते हैं। हर जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई। जाहिर है बूढ़े आदमी के चेहरे और आवाज से दुश्मनी का एहसास हो रहा था। बाई बिंगक्स्यू की 2 लड़ाइयों से पहले, हालांकि उसके शब्द तीखे थे, वे बस एक छोटी सी लड़ाई और बहस थी। बूढ़े आदमी को गुस्सा मत दिलाओ। लेकिन बूढ़े आदमी का अभी का रवैया और दुश्मनी। जियाओ यी ने गंभीरता से कहा, चूंकि एल्डर्स खाली हैं, तो मैं दोनों चलो काम पर रखते हैं, बड़ो। क्या? बूढ़े आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम मेरे स्नोविंग मूर्तिकार परिवार के नियम जानते हो? क्या तुम अब भी मेरे जैसे बड़ों को हराना चाहते हो? यह सच में बहुत आम है। जियाओ यी हल्के से मुस्कुराया, मुझे लगता है कि तियानयुआन क्षेत्र की ताकत वाला एक स्नोविंग ईगल योद्धा होना बहुत अच्छी बात है जो हमें सड़क पर ले जाए। घमंडी बूढ़े आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, और एक्शन लेना चाहता था। तीसरा और चैप्टर 477 2 एक्सट्रीम। रुको, शानमेन डीकन ने टोका। 3 एल्डर्स, 2 छोटे दोस्त आखिर स्वॉर्ड सेट के चले हैं, हजारों मील से आ रहे हैं। जबरदस्ती करना है ना? शानमेन डीकन हिचकिचाया। उसने तुरंत जियाओ यी की तरफ देखा और कहा, या दोनों छोटे दोस्त किसी और दिन फिर आएंगे। जियाओ यी ने त्योरियां चढ़ाई और कहा, हम इंतजार कर सकते हैं, लेकिन आइस एज कॉन्फ्रेंस इंतजार नहीं कर सकती, क्योंकि अब सिर्फ स्नोविंग स्कल्पचर कबीले के एल्डर्स के पास ही खाली समय है। लड़के, प्लीज एल्डर्स को हटाओ। ठीक है, बहुत अच्छा, बच्चे, तुम काफी पागल हो, बूढ़े आदमी ने कहा। अगर तुम मुझे हरा सकते हो तो बूढ़ा आदमी तुम्हें आइस एज कॉन्फ्रेंस में मुफ्त में ले जाएगा, कोई पैसा नहीं। तुम में से कौन जा रहा है? बूढ़ा आदमी हाथ में हाथ डाले खड़ा था, किसी एक्सपर्ट की तरह बोला। बाई बिंगक्स्यू ने त्योरियां चढ़ाई, पीछे हटी और कहा, जियाओ यी तुम जाओ। अगले ही सेकंड उसने सीधे कहा, यह तियानयुआन दायरे का एक मार्शल आर्टिस्ट है, मैं कोई दुश्मन नहीं हूं, तुम मुझसे बेहतर हो। जियाओ यी बेवकूफी से मुस्कुराया, बाई बिंगक्स्यू हमेशा बहुत कम बोलता है, और जब बोलता है तो हमेशा सीधा बोलता है। अच्छा, जियाओ यी ने सिर हिलाया। चूंकि हेवनली ओरिजिन दायरे की यह पुरानी मूर्ति अपने आप दरवाजे पर पहुंचा दी गई थी, इसलिए जियाओ यी ने बिना किसी झिझक के इसे ले लिया। हालांकि स्नोविंग मूर्ति कबीला अर्थ एलिमेंट का कल्टीवेशन बेस बहुत ठंडी हवा में भी आजादी से आ जा सकता है और जंगली हो सकता है। हालांकि तियानयुआन दायरे के कल्टीवेशन बेस के स्नोविंग ईगल अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, जो तेज और सुरक्षित लग रहे थे। स्नोविंग स्कल्पचर कबीले के सभी बुजुर्ग तियानयुआन दायरे के साधना बेस हैं। लड़के, तुम पहले गोली चलाओ, बूढ़े आदमी ने गर्व से कहा, नहीं तो जैसे ही बूढ़ा आदमी गोली चलाएगा तुम सीधे हार जाओगे। यह सिर्फ तुम्हें उकसाता है कि हेवन स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट के चेहरे पर कोई रोशनी न हो। जियाओ यी हल्का सा मुस्कुराया और उसके हाथ में फ्रॉस्ट स्वॉर्ड हवा में अचानक प्रकट हो गई। उस अगले ही सेकंड वह आकृति तुरंत अपनी जगह से गायब हो गई। हवा में तलवार की एक तेज आवाज आई। एक और सेकंड में फ्रॉस्ट स्वॉर्ड की धार बूढ़े आदमी के गले तक पहुंच गई। क्या? कितनी तेज स्पीड! बूढ़ा आदमी चौंक गया। बर्फ और बर्फ के संतों के शिष्यों और उनके चारों ओर कुछ स्नोविंग स्कल्पचर योद्धाओं ने अपने चेहरे बदल लिए। यह कैसे हो सकता है? एक तलवार 3 बुजुर्गों को हरा सकती है। यह जियानजुंग तियानजियाओ है, यह इतना डरावना नहीं है। तीनों बड़े लोग तियानयुआन के 6 मार्शल आर्टिस्ट हैं। और वह बच्चा, वह अभी सिर्फ 20 साल का है। आसपास बहुत चर्चा हो रही थी और जियाओ यी को देखकर डर लग रहा था। तुम हार गए, जियाओ यी ने एक हाथ में तलवार पकड़े हुए हल्के से कहा।
बूढ़े आदमी ने आंखें सिकोड़कर कहा, अभी अभी यूयुन किलिंग स्टेप और यूयुन किलिंग स्वॉर्ड था। क्या तुम डुआन यून के बड़े शिष्य हो? डुआन यून, लेकिन सबसे बड़ा पावर हाउस जो लंबे समय से मशहूर है। उसने जवानी में ही दुनिया पार कर ली थी। जब वह बूढ़ा था तो उसका सामना मुश्किल से ही किसी दुश्मन से हुआ था और वह नेचुरली मशहूर था। बेशक तथाकथित मुश्किल से पहुंचने वाले दुश्मन उन महान पावर हाउस को पीछे छोड़ देते हैं जो बहुत कम दिखाई देते हैं। घर के पास? नहीं, जियाओ यी ने सिर हिलाया। नहीं, बूढ़े आदमी ने भौहें चढ़ाई। तो फिर तुम्हें डुआन यून की शोहरत के बारे में कैसे पता चला? जियाओ यी का चेहरा अचानक बेपरवाह हो गया। किसने तय किया है कि स्वॉर्ड सेट के शिष्य सिर्फ एक टेक्निक और एक केंडो की प्रैक्टिस कर सकते हैं? यह भी बूढ़े आदमी ने अचानक सिर हिलाया। छोड़ो, जब तुम यूयुन के किलिंग स्टेप्स और यूयुन की किलिंग स्वॉर्ड्स जानते हो तो भले ही तुम डुआन यून के बड़े शिष्य न हो, तुम डुआन यून की पसंदीदा यंग जनरेशन के होगे। बूढ़े आदमी के पीछे पहाड़ की चोटी तक चलो। पैट्रियार्क से मिलने के बाद मैं तुम्हें बहुत ठंडी जगह पर ले जाऊंगा। बूढ़े आदमी ने बस इतना कहा, रास्ता दिखाते हुए। जियाओ यी बूढ़े आदमी के रवैये में अचानक आए बदलाव से हैरान रह गया। लेकिन शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने काफी ताकत दिखाई। स्नो विंग स्कल्पचर परिवार के लोग हमेशा से ही सीधे साधे रहे हैं। बूढ़े आदमी ने हवा और बर्फ में रास्ता दिखाया और अपने आप पीछे हट गया। जियाओ यी और बाई बिंदक्स्यू बिना हवा और बर्फ की रुकावट के बहुत तेजी से कूदे। जल्द ही वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। पहाड़ की चोटी पर महलों की लाइन पर लाइन है। या शानदार महल या मंडप। बूढ़े आदमी के नेतृत्व में जियाओ यी और दोनों बड़े हॉल में दाखिल हुए। दो छोटे दोस्त, एक मिनट यहीं रुको, बूढ़े आदमी ने हाथ ऊपर करके कहा। हाँ, जियाओ यी ने भी हाथ ऊपर करके जवाब दिया। बूढ़े आदमी के किसी को चाय लाने का ऑर्डर देने के बाद वह मुड़ा और चला गया। अच्छी चाय है, जियाओ यी ने एक घूंट लिया और हल्की तारीफ की। इस चाय में ठंडक को गर्म करने का असर होता है। इसे हल्के से घूंट घूंट करके पिएं, यह तिल्ली को ताजा करता है और दिल को गर्म करता है। तीनों बुजुर्गों के इरादे हैं। शियाओ यी और दो ने थोड़ी देर इंतजार किया। थोड़ी देर बाद दो लोग धीरे धीरे मेन हॉल के पीछे से बाहर निकले। एक बूढ़ा आदमी, 20 साल की उम्र की एक औरत। शियाओ यी हैरान रह गई जब उसने इन दो लोगों को देखा। उस बूढ़े आदमी के ऑरा की ताकत असल में सुबाई से ज्यादा थी। वह जरूर बहुत ताकतवर इंसान होगा। और जिस बात ने जियाओ यी को सबसे ज्यादा हैरान किया वह थी 20 साल की उम्र की वह औरत। वह औरत खूबसूरत है और उसका चेहरा बहुत सुंदर और बेदाग है। ठंड के नीचे ठंडे घमंड का एक हल्का सा एहसास और एक ऐसा एहसास जिसे बताया नहीं जा सकता। यह एहसास उसके शरीर पर ठंडे घमंड जैसा है, बिल्कुल उल्टा एहसास। जियाओ यी को समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे बताए। पहली नजर में वह औरत इलायची जितनी उम्र की एक जवान औरत लग रही थी और उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था। लेकिन असल में उसके शरीर पर औरा उसके बगल वाले बूढ़े आदमी से भी ज्यादा डरावना था। जियाओ यी की नजर में सुझेनक सुआन जैसा ताकतवर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। देखो मुखिया, तीनों बुजुर्गों ने असल में उस औरत को इज्जत से सलाम किया। हाँ, औरत ने सिर हिलाया। इस समय औरत पहले ही जियाओ यी के दोनों के सामने आ चुकी थी। मैंने सुना है कि हेवन स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट एक जबरदस्त तियानजियाओ में आया है। पैट्रियार्क इसे खास तौर पर देखने आए थे। सच, यह सच में एक यंग टैलेंट है, बहुत बढ़िया। औरत के यह कहते ही वह अकेले बैठ गई। सीनियर ने इसकी तारीफ की। जियाओ यी उठी और सैल्यूट किया। औरत मुस्कुराई और बोली, मैंने सुना है कि तुम स्टेप्स को मार डालोगे और यूयुन की तलवारों को मार डालोगे और तुम जियांजों में डुआन यून के फेवरेट बनोगे। डुआन यून बच्चा। जियाओ यी का चेहरा तमतमा गया। औरत मुस्कुराई और बोली, अच्छा, तुम्हें ऐसे देखकर लगता है कि तुम आइस एज कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने की जल्दी में हो। पैट्रियार्क तुम्हें ज्यादा नहीं रखते। अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो कुछ और दिन मेरे स्नो विंग स्कल्पचर वाले परिवार के साथ रहो। इंटरेस्ट नहीं है, तीनों बुजुर्ग तुम्हें तुरंत बहुत ठंडी जगह ले चलते हैं। जियाओ यी ने हाथ जोड़कर कहा, थैंक यू सीनियर। बिल्कुल जैसा सीनियर जियान जी ने कहा। स्नो विंग स्कल्पचर परिवार की स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट के साथ दोस्ती का एक लंबा इतिहास रहा है। उसके सामने बैठी औरत जो स्नो विंग स्कल्पचर कबीले की मुखिया थी, जाहिर है बहुत फ्रेंडली थी। ओह ठीक है, जियाओ यी ने अपनी बाहों से चिट्ठी निकाली और कहा, यह सेट के बुजुर्गों का चिट्ठी है, जूनियर्स के जियांजोंग छोड़ने से पहले। ओह, औरत मुस्कुराई और बोली, लेकिन डुआन यून लड़के का चिट्ठी। नहीं, जियाओ यी ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह सीनियर जियान जी का चिट्ठी है। संप्रदाय छोड़ने से पहले सीनियर जियान जी ने एक ऑटोग्राफ लेकर दिया और इशारा किया कि वह ज़ुविंग स्कल्पचर कबीले में पैट्रियार्क को पैसे देने जाएंगे। बस इतना ही औरत ने लेकर लिया और सिर हिलाया, लेकिन अगले ही सेकंड में उसका चेहरा अचानक बदल गया। लड़के, तुमने अभी क्या कहा? यह स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड जी की बूढ़ी औरत का लेटर है। जियाओ यी ने हैरानी से कहा। सीनियर जियान जी ने ऑर्डर दिया। जियाओ यी ने अभी बोलना खत्म नहीं किया था। औरत पहले से ही गुस्से में थी। बेवकूफ, मुझे लगा तुम एल्डर डुआन यून या दूसरे बड़ों के बड़े शिष्य हो। अचानक उस बूढ़ी औरत ने तुम्हें बुला लिया। भाड़ में जाओ, स्नो विंग स्कल्पचर्स, तुम्हारा स्वागत नहीं है। तुम दोनों पैदल बहुत ठंडी जगह जाओ। आखिरकार औरत ने जोर से हाथ हिलाया। जियाओ यी के दोनों रिएक्ट करने के लिए भी एक तेज ताड़ की हवा ने बर्फीले और बर्फीले पवित्र पहाड़ से बुरी तरह नीचे गिरा दिए। दोनों सीधे बर्फीले पहाड़ की चोटी से गिरे। भयानक बर्फीली हवा इतनी चली कि उन दोनों की बॉडी प्रोटेक्शन वाइटैलिटी खत्म हो गई और वे हवा में उड़ भी नहीं सके। अगर यह इतनी ऊंचाई तक गिर गया तो यह मर जाएगा। पोंछो जियाओ यी को कोसने से खुद को रोक नहीं सका और उसने बाई बिंगक्स्यू को पकड़ लिया जो बर्फीली हवा में झूल रही थी। फिर उसके हाथ में फ्रॉस्ट स्वॉर्ड तलवार की आभा से बाहर निकलती रही। स्काई स्प्लिट, स्काई स्प्लिट। जियाओ यी ने असर को रोकने के लिए अपनी तलवार की आभा को पागलों की तरह लहराया। चौथा और चैप्टर 478 पैदल। धमाका, धमाका, धमाका। बर्फ और बर्फ के पवित्र पहाड़ के नीचे मोटी बर्फ की परत ताकतवर तलवार की आभा की लहरों से टूट गई। दो इंसान बहुत तेज स्पीड से ऊंचाई से गिरते रहे। काफी देर बाद एक धमाके के साथ दोनों शर्मिंदगी से जमीन पर गिर पड़े। हवा और बर्फ ने पूरे आसमान को ऊपर उठा दिया। उन दोनों का मैल भी खा लिया। हाँ, जियाओ यी ने अपने शरीर पर बर्फ के बचे हुए हिस्से को थपथपाया और राहत की सांस ली। सफेद बर्फ और बर्फ से वह सदमे में था। इस समय पहाड़ की चोटी पर औरत और बूढ़े आदमी ने उन्हें सीधे देखा। इन दोनों लोगों की ताकत से भले ही वे बहुत दूर थे, फिर भी उन्होंने जियाओ यी और उन दो लोगों की स्थिति को सच में देखा। अच्छा लड़का, मैं ऐसे गिरकर मरी नहीं या मुझे कोई गंभीर चोट नहीं लगी, औरत ने गुस्से से कहा। बगल में खड़े बूढ़े आदमी ने एक अजीब सी मुस्कान दी। पैट्रियार्क, सीनियर स्वॉर्ड जी आखिर आपकी ही हैं। हाँ, औरत ने बूढ़े आदमी को एक नजर देखा।
बूढ़ा आदमी जल्दी से चुप हो गया और बोला, सिर्फ उस रिश्ते को छोड़कर वह भी दुनिया के सबसे मजबूत लोगों में से एक है। खुशकिस्मती से ये दोनों जवान ठीक हैं, नहीं तो वे मुश्किल में पड़ जाते। सबसे मजबूत औरत का चेहरा और भी गुस्से से भर गया। क्या तुमने कभी इतनी बेशर्म जीन देखी है? उस समय मैंने उसे प्यार से पवित्र पहाड़ पर आने के लिए बुलाया था, उसने क्या किया? शिंगशिंग ने बर्फ के मेरे पवित्र पहाड़ को खोला और बर्फ का मजा ले लिया। बूढ़ा आदमी कड़वाहट से मुस्कुराया, मुझे याद है, ऐसा लग रहा था कि उस समय पैट्रियार्क तुमने सीनियर जियान जी के सामने यह दिखाया था, बस। औरत ने बूढ़े आदमी को घूरा और कहा, बहुत ठंडे एसेंस का क्या? मैंने इसे दशकों तक निकाला, फिर थोड़ा सा बचाया और रिफाइनिंग के लिए बहुत ठंडे बर्फीले समुद्र में डाल दिया। जहां तक उसकी बात है, उसने अपना टूटा हुआ आर्मर पाने के लिए मुझसे सब कुछ चुरा लिया। बूढ़ा आदमी फिर कड़वाहट से मुस्कुराया, मुझे याद है कि वह पैट्रियार्क था, तुमने सीनियर जियान जी के साथ शर्त लगाई थी। कहो कि तुम्हारा बहुत ठंडा एसेंस बहुत ठंडे बर्फीले समुद्र की गहराई में है, कोई उसे ढूंढ नहीं सकता, कोई उसे पा नहीं सकता। यह है। क्या बात है? औरत ने बूढ़े आदमी को घूरा, क्या मैं पैट्रियार्क हूं या तुम पैट्रियार्क हो? बेशक तुम ही हो, बूढ़ा आदमी कड़वाहट से मुस्कुराया। तो फिर तुम किसकी मदद करते हो? औरत ने गहरी आवाज में कहा। बेशक तुम ही हो, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। हाँ, यह लगभग वैसा ही है। औरत मुड़ी और अभी अभी आया लेकर उठा लिया। जिस आदमी को बूढ़ी औरत ने बुलाया है, वह अच्छी बात नहीं है। मैं देखना चाहती हूँ कि बूढ़ी औरत ने मुझे क्या लेकर लिखा है। औरत ने लेकर खोला, उस पर नजर डाली, उसका एक्सप्रेशन अचानक बदल गया। आह, कुछ बुरा? क्या? बूढ़ा आदमी हैरान रह गया। औरत ने गंभीरता से कहा, वह छोटी लड़की बूढ़ी औरत की शिष्या है। वह जवान आदमी जिसके पास जबरदस्त तलवारबाजी है। बूढ़े आदमी ने हैरानी से पूछा, क्यों, क्या यह जरूरी है? औरत ने भौहें चढ़ाकर कहा, उसके लिए पूरा स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट यानवू राजा के शाही परिवार से अलग हो गया है। तुमने कहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या? बूढ़ा आदमी हैरान रह गया। औरत गुस्से से पैर पटकते हुए बोली, धत तेरे की। वो दो जूनियर, मुझे नहीं पता था कि बस अपने हाव भाव कम करके मुझसे भीख मांग लो, शायद मुझे गुस्सा न आए। बूढ़ा आदमी कड़वाहट से मुस्कुराया, पादरी, लगता है आप उन्हें समझाने का मौका नहीं दे रहे हैं। ओह, सच में? औरत ने भौहें चढ़ाई, लेकिन मेरा बर्फ से ढका पहाड़ इतना बड़ा है कि वे दोनों गिर सकते हैं। वे सिर्फ खुद को ही दोषी ठहरा सकते हैं। गिरना, नीचे गिरना। बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। है ना? औरत ने बूढ़े आदमी को नेगेटिव नजर से देखा, क्या यह मुमकिन है कि तुम कबीले की दो नई पीढ़ियों को एक ताकतवर और बहुत ताकतवर इंसान बनकर धमकाओगे और उन्हें पहाड़ से नीचे गिरा दोगे? यह। बूढ़ा आदमी हैरान रह गया। ठीक है, बकवास बंद करो। औरत ने हाथ हिलाया और कहा, तीनों बुजुर्गों को उन दोनों को वापस लाने दो। हाँ, बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ा। काफी देर तक बूढ़ा आदमी और तीनों बुजुर्ग एक ही समय पर हॉल में आए। औरत ने भौहें चढ़ाकर कहा, क्या तुम किसी को वापस नहीं ढूंढते? तीसरा बुजुर्ग कड़वाहट से मुस्कुराया, मैं गया था और मुझे वह नहीं मिला। दोनों लोग चले गए हैं। कुछ नहीं। औरत एक पल के लिए चौंक गई और उसे थोड़ा झटका लगा। तभी पता चला कि बर्फ के पहाड़ के नीचे जो दो जियाओ ही दिख रहे थे, वे बहुत पहले चले गए थे। छोड़ो भी, औरत ने कंधे उचकाए, अभी उस बच्चे की ताकत देखकर वह पक्का कोई आम इंसान नहीं है। उन्हें लगता है कि वे आइस एज कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए एवरनाइट सिटी जा रहे हैं। कुछ बुजुर्गों को रास्ते में साथ चलने के लिए भेजो। अगर तुम मिल सकते हो तो मिल सकते हो, अगर नहीं मिल सकते तो एवरनाइट सिटी में उनका इंतजार करो। हाँ, तीसरे बुजुर्ग ने सिर हिलाया। इस समय जियाओ और बाई बिंगक्स्यू पहले ही बर्फ के पवित्र पहाड़ को छोड़कर बहुत ठंडी जगह पर आ चुके थे। दोनों अभी भी कुछ समय के लिए हवा में उड़ सकते हैं। एनजी, हजारों मील उड़ने के बाद आसमान में ऊपर बहुत ठंडी हवा की लगातार धारा चल रही है। बाई बिंगक्स्यू की बॉडी प्रोटेक्शन वाइटैलिटी लगभग तुरंत खत्म हो गई। जियाओ ने उसे पीछे से बचाया। 2 बार हंसी। तेज हवा की ब्लेड जैसी 2 बर्फीली सांसें लगीं और उसके हाथ पर तुरंत खून के कई धब्बे बन गए। जियाओ ने भौहें चढ़ाई, कितनी डरावनी हवा है। अब उसने असुर बैटल बॉडी को धरती की 9वीं लेयर के लेवल तक कल्ट किया है, साथ ही पिछले तियानले बॉडी रिफाइनमेंट ने फिजिकल बॉडी को भी ठीक किया है। फिजिकल ताकत तियान के पहले और दूसरे लेवल के बराबर है। यह अभी भी हवा से आसानी से चोटिल हो जाता था। इसके अलावा यह बहुत ठंडी हवा कभी न खत्म होने वाली है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि तियान दायरे के मार्शल आर्टिस्ट का इंतजार इतनी ऊंचाई पर 1 या 3 पल भी नहीं रुक सकता। बुश, जियाओ ने अपने हाथ में फ्रॉस्ट स्वॉर्ड निकाली। हवा का बहुत ठंडा झोंका जो टकराया वह पूरी तरह से अलग हो गया। इसके बाद वह सफेद बर्फ और बर्फ के साथ जमीन पर गिरा। मुझे नहीं पता कि मास्टर को बर्फ के पंखों वाले चील सीनियर से क्या नफरत है। बाई बिंगक्स्यू ने भौहें चढ़ाई। सीनियर हमें सीधे पहाड़ से नीचे गिराने में कामयाब रहे। जियाओ ने सिर हिलाया और कहा, यह कोई बड़ी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो सीनियर जियान जी हमें बर्फ और बर्फ के पवित्र पहाड़ पर नहीं जाने देते। लेकिन तुम सीनियर जियान जी के शिष्य हो। क्या उनके बीच कोई दुश्मनी है, तुम्हें नहीं पता? बाई बिंगक्स्यू ने ठंडेपन से कहा, तुम भी सीनियर यी तियानक्सिंग के अप्रेंटिस हो, क्या तुम्हें पहले भी सीनियर्स की नाराजगी नहीं पता थी? जियाओ का चेहरा उदास हो गया और उसने कुछ नहीं कहा। बाई बिंगक्स्यू ने रिएक्ट किया और कहा, सॉरी। बाद में उसने बात बदलते हुए कहा, जियाओ अपनी ताकत से क्या तुम उन बहुत ज्यादा ठंडी हवाओं का सामना नहीं कर सकती? एनर्जी तो एनर्जी होती है। जियाओ ने सिर हिलाया और कहा, बस यह शरीर से एनर्जी लेती है। बहुत ज्यादा ठंडी जगह बहुत बड़ी है। बुएचेंग भी बहुत दूर है, मुझे डर है कि शरीर में एनर्जी की खपत नहीं हो पाएगी। जियाओ ने थोड़ी देर सोचा और कहा, चलो पहले पैदल जल्दी करते हैं, रास्ते में मैं कोई रास्ता सोच लूंगा। बाई बिंगक्स्यू ने मुंह बनाया, लेकिन बहुत ज्यादा ठंडी जगह पर राक्षस बहुत ज्यादा हैं और जमीन भी बहुत खतरनाक है। कोई बात नहीं, जियाओ ने जवाब दिया, हालांकि बहुत ज्यादा ठंडी जगह खतरनाक है, लेकिन हमारी ताकत से असल में कोई खतरा नहीं है। हवा में न उड़ पाने के अलावा यह असल में कई लोगों के लिए पहली पसंद है। बस सावधान रहना, प्रॉब्लम बड़ी नहीं है। जियाओ की आवाज धीमी पड़ गई। अचानक आसपास के एरिया के 1 किलोमीटर के अंदर बर्फ से सफेद परछाइयां उभरी। ताकतवर, मुझे डर है कि यह हजारों से कम नहीं है। सफेद परछाई से गहरी हरी रोशनी निकल रही थी। यह एक स्नो लायन था जो ग्रुप में रहता था, सफेद फर से ढका था और बर्फ में छिपने में बहुत अच्छा था। 5 लेवल के पीक मॉन्स्टर के लिए लायन टाइप का मॉन्स्टर टाइप का ओवरलॉर्ड होता है। बर्फ में आइस लायन शायद 6ठे लेवल के एलिमेंट्री मॉन्स्टर जितना ही ताकतवर होता है। इस मात्रा के नीचे मुझे डर है कि अर्थ एलिमेंट रेन के मार्शल आर्टिस्ट सभी भाग जाएंगे।
यह कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बाई बिंगक्सियो ने आंखें घुमाई। शियाओ यी ने शर्मिंदगी से कहा, भाग्यशाली होने का मौका हमेशा रहता है। पहले और चैप्टर 479 तियानजियाओ इकट्ठा हुए। फू है जान जियाओ यी धीमी आवाज में चिल्लाया, जैसे तलवार की आवाज की ले है। हजारों स्नो लायन मर गए। हजारों मॉन्स्टर्स और जानवरों की लाशें ऊपर से सही सलामत थीं, लेकिन असल में उनके शरीर बहुत पहले ही मिट्टी में बदल चुके थे। अगर आप ज्यादा असलियत में देखें तो आप उनकी गहरी आंखों में एक बेकाबू डर देख पाएंगे। उनकी आंखों में एक बड़ी लहर झलकती है। हालांकि मॉन्स्टर्स खूंखार होते हैं, लेकिन वे डरते भी हैं। अगले ही पल जियाओ यी ने एक बड़ा हाथ हिलाया। हजारों आइस लायन की मॉन्स्टर इनर एल्केमी और मॉन्स्टर बीस्ट का खून उसके हाथों में समा गया। एक चमकती रोशनी के साथ इसे कियानकुन रिंग में शामिल कर लिया गया है। हालांकि 5वें लेवल की इनर एल्केमी और एसेंस ब्लड उसके लिए बेकार हैं, लेकिन वे भी एक कीमती चीज हैं। चलो चलते हैं, जियाओ यी ने हल्के से कहा। दोनों फिर से जल्दी में चल दिए। वह इन आम मॉन्स्टर्स पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। हालांकि दोनों हवा में उड़ नहीं सकते थे, वे सिर्फ पैदल ही दौड़ सकते थे। लेकिन वैसे भी वे सभी अर्थ एलिमेंट रेन में मजबूत हैं और वे अभी भी बहुत तेज हैं। कुछ ही दिनों बाद जियाओ यी अभी भी वैसा ही दिखता था। बाई बिंगक्सियो पहले से ही शर्मिंदा थी। कुछ ही दिनों में दोनों को बहुत ठंडी जगह के खतरे का और ज्यादा एहसास होने लगा। मॉन्स्टर्स की संख्या और डेंसिटी काफी चौंकाने वाली है। जिस मॉन्स्टर फॉरेस्ट से जियाओ यी खुद तेजी से गुजरा, वहां किसी भी जगह मॉन्स्टर्स की संख्या यहां से बहुत कम थी। जिन दिनों दोनों अपने रास्ते पर थे, उनका सामना मॉन्स्टर्स से हुआ और वे 100 से कम बार नहीं लड़े। सबसे परेशानी की बात यह है कि यहाँ के सभी मॉन्स्टर्स आइस मॉन्स्टर्स हैं। या यह माहौल की वजह से होता है, ज्यादातर सफेद फर के साथ। ये मॉन्स्टर हवा और बर्फ में बहुत आसानी से छिप सकते थे और अचानक बर्फ के नीचे हमला कर देते थे। इसके अलावा यहाँ के मॉन्स्टर कमजोर नहीं हैं, और जिन सबसे कमजोर मॉन्स्टर से वे मिलते हैं, वे पीक स्ट्रेंथ के चौथे लेवल पर होते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि बहुत ठंडी जगह इतनी ठंडी क्यों है। बेकार मॉन्स्टर का इंतजार करते करते वे बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह पाते। जो मॉन्स्टर यहाँ रह सकते हैं, वे कमजोर कैसे हो सकते हैं। एक और बात, बहुत ठंडी जगह सच में बहुत बड़ी है। अंदर का इलाका बर्फ जितना आसान नहीं है। ग्लेशियर नदियां, चांदी से ढके बर्फ के जंगल, बर्फ और बर्फ के पहाड़ जहां अक्सर बर्फीले तूफान आते हैं, वगैरह। अलग अलग जगहों पर अलग अलग मॉन्स्टर छिपे होते हैं और उनके हमला करने के तरीके भी बहुत अलग होते हैं। आसमान में बहुत ठंडी हवा के साथ यह सब मिलकर इस बहुत ठंडी जगह को खतरों से भरा बनाता है। जब जियाओ यीचू ने पहली बार कदम रखा तो उसे थोड़ा नुकसान हुआ। बेशक अगर वह अकेला है तो कोई बात नहीं। इसके उलट बाई बिंगक्सियो ने बहुत कुछ झेला है। जियाओ यी, क्या तुम कोई रास्ता सोच सकती हो। बाई बिंगक्सियो का पुराना ठंडापन थक गया। कुछ ही दिनों के अनुभव ने उसे दुखी कर दिया था। साथ ही उसने जियाओ यी को कुछ हैरानी से देखा। कुछ ही दिनों में जियाओ यी की सतर्कता, समझदारी और असली लड़ाई का अनुभव लगभग इशारा करने जितना मजबूत हो गया था। अगर जियाओ यी उसका ख्याल नहीं रखती तो वह अब पक्का घायल हो जाती, सिर्फ शर्मिंदा नहीं होती। उसे तो यह भी लगता था कि काश जियाओ यी अकेली होती, भले ही जियाओ यी कोई ताकतवर योद्धा न हो बल्कि एक आम इंसान हो। इस बहुत ठंडी जमीन पर आजादी से चलने के लिए काफी है। इस समय जियाओ यी ने सिर हिलाया और कहा, एक रास्ता है। असल में बाई बिंगक्सियो की साधना कमजोर नहीं है। कम से कम रास्ते में मिलने वाला खतरा उसके लिए कोई सीरियस खतरा नहीं है। आखिरकार यह दीवान की 7वीं लेयर है और सीनियर जियान जी के गाइडेंस में रोजाना की मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कॉम्बैट पावर कमाल की है। बस उसका असली कॉम्बैट एक्सपीरियंस बहुत कमजोर है, जिसका बार बार नुकसान हुआ है। और जियाओ यी के पास असल में एक तरीका था। बस इतना है कि आखिर उसे स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड फेरी से बहुत मेहरबानी मिली है और इसी तरह बाई बिंगक्सियो को शार्प किया गया है। इस समय दोनों ग्लेशियर एरिया में थे, बात करते हुए, लेकिन ध्यान नहीं दिया। मोटी बर्फ की लेयर के नीचे एक बहुत बड़ी काली परछाई धीरे धीरे पास आ रही थी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी बर्फ की लेयर हिल रही थी। जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई और अगले ही पल वह फुसफुसाया, अच्छा नहीं है। जल्दी से बाई बिंगक्सियो को उठाया और सीधा ऊपर कूद गया। यह लगभग उसी पल था जब उसने जमीन से कदम रखा। बर्फ से एक बहुत बड़ा जीव निकला, जिससे सैकड़ों फीट बर्फ का मलबा उड़ गया। यह एक आइस वेल है। बाई बिंगक्सियो का चेहरा एकदम बदल गया। आइस वेल 7वें लेवल का मॉन्स्टर, बहुत बड़ा है। इस बहुत ठंडी जमीन पर लगभग सबसे बड़े मॉन्स्टर में से एक। वह बड़ा मुंह, एक पल में एक आइसबर्ग निकल सकता था। इसी पल खून का कटोरा सीधे जियाओ यी और उसके मुंह की ओर बढ़ा। आसमान चीरने वाला जियाओ यी ने तलवार की एनर्जी छोड़ी। हंसी। तलवार की भयानक आभा आइस वेल से टकराई और उसके शरीर पर तुरंत उसे लाशों में बांट दिया। एक धमाका हुआ। आइस वेल की लाश, जिसकी जान निकल गई थी, सीधे हवा में गिर गई। ग्लेशियर से गिरकर 100 लाशें हिल गईं। बर्फ की लहरों की फीट। अपने हाथ की एक जोरदार लहर से जियाओ यी ने मॉन्स्टर के अंदर के हिस्से और खून को ऊपर उछाला। मॉन्स्टर यहाँ है, मुसीबत यहाँ है। अपनी ही सांस इस बर्फ की दुनिया में पूरी तरह से घुल मिल जाती है, इसे बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाती। जब वे पहली बार दिखे तो जियाओ यी तुरंत ही रिएक्ट कर सका, या तो बच निकला या वापस लड़ा। बेशक आइस वेल लेवल के मॉन्स्टर अभी भी काफी कम मिलते हैं। जब दोनों मिले तो वे सिर्फ किस्मत कह सके। हाँ, बाई बिंगक्सियो ने इस पर रिएक्ट किया। जियाओ यी, क्या तुम इन बहुत ज्यादा ठंडी हवाओं को झेल सकती हो। वे दोनों इस समय आसमान में ऊंचे खड़े थे। जियाओ यी ने सिर हिलाया और बाई बिंगक्सियो को नीचे उतार दिया। आने वाली बहुत ज्यादा ठंडी हवा उन दोनों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकी और वे सभी अपने आप जियाओ यी से कुछ मीटर दूर अलग हो गए। यह विंड एंड स्नो स्वॉर्ड मास्टर का हवा और बर्फ को मैनिपुलेट करने का तरीका है, जियाओ यी ने समझाया। फेंगक्सियो स्वॉर्ड मास्टर जेंटल स्वॉर्ड और फेंगक्सियो स्वॉर्ड चलाते हैं। हवा और बर्फ के बारे में उनकी समझ बहुत गहरी है। हवा और बर्फ पर उनका कंट्रोल बहुत चालाकी भरा है। जियाओ यी इंपीरियल विंड की ताकत और बर्फ को कंट्रोल करने के तरीकों से हैरान था। हालांकि उसने पहले ही अपनी मार्शल आर्ट की नॉलेज समझ ली थी, लेकिन ज्ञान एक चीज है और उसे सही मायने में कंट्रोल करना और अपने इस्तेमाल में लाना दूसरी चीज है। पिछले राजवंशों के स्वॉर्ड मास्टर्स के केंडो से जियाओ यी सीखता था और अपने केंडो लेवल को बेहतर बनाता था। कुछ दिन पहले सड़क पर भागते हुए उसने फेंगक्सियो स्वॉर्ड मास्टर के तरीकों को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था। हवा और बर्फ को कंट्रोल करने के इन तरीकों की मदद से जियाओ यी बहुत कम एनर्जी के साथ आसानी से हवा में उड़ सकता है और उड़ने की स्पीड पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता। युगों की उड़ान के नीचे दोनों लोगों की स्पीड बहुत बढ़ गई। 10 दिन बाद मैं उस शहर में पहुंचा जो कभी नहीं सोता। वह शहर जो कभी नहीं सोता, चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ है।
दूर से बर्फ और हिम की इस कभी न खत्म होने वाली दुनिया में यह एक छोटे से काले धब्बे जैसा दिखता था। लेकिन जब वह सच में शहर की दीवार के नीचे आया तो उसे पता चला कि यह विशालकाय चीज कितनी बड़ी थी। फ्लोर एरिया के बारे में मुझे डर है कि किंग यानगू लगभग आधा होगा। दूसरे शब्दों में 100 शहर हैं। इतनी बंजर जमीन पर बर्फ और हिम का ऐसा शहर बना पाना काफी कमाल की बात है। दूर 1000 साल पुराने ऑरोरा ने एवरनाइट के आसमान को ढक लिया था। पूरा शहर जो कभी नहीं सोता, पूरी तरह से एक चमकदार रंग में चमक उठे, बहुत खूबसूरत। यह वह शहर है जो कभी नहीं सोता, वह किला जो बर्फ और हिम की दुनिया में कभी नहीं सोता। उसी समय कहीं बहुत ज्यादा ठंड में तेज भौं और तारे वाले उस नौजवान ने जब तलवार से बर्फ की भेल के शरीर में चीरा लगाया तो धीरे धीरे तलवार वापस खींच ली। तलवार वापस, तारे चमक उठे। मैं लगभग आधे साल से बाहर हूं और मुझे नहीं पता कि पंथ का क्या हुआ। मैं अभी भी सीनियर ब्रदर मोहान से बहुत दूर हूं। नौजवान ने सिर हिलाया। आइस एज कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, इसलिए मुझे उस शहर जाना है जो कभी नहीं सोता। आखिरकार नौजवान आसमान से उठ खड़ा हुआ। उसके बगल में अनगिनत तारे और परछाइयां उमड़ पड़ी, आसमान में बहुत ज्यादा ठंडी हवा को रोक रही थीं। हालांकि यह थोड़ा मुश्किल था, लेकिन आखिरकार मुश्किल से ही रुका। दूसरी तरफ यह भी कहीं बहुत ज्यादा ठंड में है। दो खून के प्यासे लोग जमीन पर पड़े राक्षस जानवरों की अनगिनत लाशों पर पैर रख रहे थे जो डरावने थे। अरे ये मिंग, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं होती अगर तुम्हारे स्वॉर्ड सेक्ट के 11वें एल्डर ने मुझे उस समय गाइड न किया होता। आधे साल के लिए मैं तुम्हें एक्सपीरियंस के लिए ले जाऊंगा और तुम्हारी कल्टीवेशन बार बार सफल हुई है। अब मुझे बदला चुकाने और जियान का पता बताने का समय आ गया है। ये मिंग कड़वाहट से मुस्कुराया और कहा, भाई वुलू, तुम मुझे लगभग आधे साल तक इस बहुत ठंडी जगह पर ले गए हो। मैंने अनगिनत बार कहा है, मुझे सच में भाई ही का पता नहीं है। तुम जोंग वुलू ने दांत पीसते हुए कहा, हम आइस एज कॉन्फ्रेंस जल्द ही शुरू होगी। इतने बड़े इवेंट के लिए सभी पार्टियों के घमंडी लोग इकट्ठा होते हैं, मुझे नहीं लगता कि वह आदमी नहीं जाएगा। ये मिंग ने कहा, भाई वुलू शायद निराश हो। जहां तक मुझे पता है हंटिंग डेमन टेंपल का स्टाफ इस आइस एज मीटिंग में हिस्सा नहीं लेगा। जोंग वुलू ने मुंह बनाया, हाँ बस जियान नहीं जाएगा। वह बंदा जियाओ ये भी जाएगा। छोड़ो, वह बेटा उसे पहले हरा देगा। दूसरा और चैप्टर 480 स्नो नाइफ गेट। एवरनाइट का अंदरूनी शहर दूसरे बड़े शहरों से अलग नहीं है। यहाँ रेस्टोरेंट, टी हाउस, कमर्शियल हाउस, बिल्डिंग वगैरह सब कुछ है। फर्क सिर्फ इतना है कि सड़क पर जहां लोग आते जाते हैं वहां आधे आम लोग नहीं हैं। सभी मार्शल आर्टिस्ट हैं। और सबसे कमजोर डोंगकसुआन कल्टीवेशन बेस की 9 लेयर में है। गहरे दायरे को तोड़ने वाले योद्धा हर जगह देखे जा सकते हैं। अर्थ एलिमेंट दायरे और तियान युआन दायरे में भी कुछ योद्धा नहीं है। हालांकि बहुत ठंडी जगह खतरनाक है, लेकिन यह कई योद्धाओं के लिए सबसे अच्छी पसंद भी है। और मॉन्स्टर्स की भारी संख्या के कारण इसने कई डेमन हंटर्स, अकेले योद्धाओं वगैरह को भी आकर्षित किया। इसके अलावा यहाँ कई सेक्ट हैं और शहर भी हैं। बस इतना है कि शहर यहाँ के सेक्ट्स ने ही बनाया था। पूरी बहुत ठंडी जगह पर दर्जनों शहर और सैकड़ों छोटे बड़े ग्रुप हैं। बेशक दर्जनों शहर बहुत बड़े हैं, लेकिन इस बेहिसाब और बहुत ठंडी जगह पर यह समुद्र में एक बूंद जैसा दिखता था और एक दूसरे के बीच की दूरी बहुत ज्यादा थी। ये शहर पूरे कॉन्टिनेंट के योद्धाओं के आराम करने के लिए अकेली सुरक्षित जगहें हैं। इनमें से कभी न सोने वाला शहर सबसे मशहूर है। एवरनाइट सिटी में दर्जनों ग्रुप हैं जिन्हें एवरनाइट आइस पैलेस हेड करता है। इस बार एज ऑफ द आइस कॉन्फ्रेंस को भी एवरनाइट आइस पैलेस ने लीड किया था और इसे दूसरी बहुत ठंडी जगहों पर दूसरी ताकतों के साथ मिलकर किया गया था। पूरी बहुत ठंडी जमीन पर सबसे मजबूत ताकत एक घर, एक डिसिप्लिन और 2 टीचिंग है। एवरनाइट आइस पैलेस, स्नो स्वॉर्ड गेट, ग्लेशियर सेक्टर और आइस मार्शल सेक्टर 4 बड़ी ताकतें हैं। घर के और करीब जियाओ यी और बाई बिंगक्स्यू के कभी न सोने वाले शहर में घुसने के बाद सबसे पहले एवरनाइट आइस पैलेस जाना है। एवरनाइट आइस पैलेस असल में शहर के मालिक की हवेली है जो एवरनाइट सिटी का एक छिपा हुआ रूप है। दोनों ने एवरनाइट आइस पैलेस में रजिस्टर किया और कंपटीशन के लिए वाउचर लिए। ये तथाकथित एंट्री वाउचर 2 कभी रात न खुलने वाले आइस पैलेस के टोकन हैं। शियाओ यी का टोकन नंबर 82 है और बाई बिंगक्स्यू का नंबर 83 है। टोकन नंबर सिर्फ एवरनाइट आइस पैलेस में रजिस्ट्रेशन के ऑर्डर को दिखाता है और इसका कोई खास मतलब नहीं है। इसके बाद दोनों एवरनाइट आइस पैलेस से निकल गए और अपनी मर्जी से रहने के लिए पास में एक सराय ढूंढ ली। आइस एज कॉन्फ्रेंस शुरू होने में 1 महीने से ज्यादा का समय लगेगा। तियानजियाओ और चारों तरफ से योद्धा भी एक के बाद एक आए। दोनों सिर्फ कुछ समय के लिए इंतजार कर सकते हैं। हालांकि यह इंतजार बिना मतलब का नहीं है। बहुत ज्यादा ठंडी जगह पर इतने सारे ग्रुप यहाँ ग्रुप बना पाते हैं, इसका कारण बिना वजह नहीं है। इस बहुत बड़ी जमीन पर बहुत ज्यादा ठंडी हवा और बर्फ चलती है जो हजारों सालों से पिघली नहीं है। यहाँ बर्फ की खूबी बहुत ज्यादा है। यहाँ प्रैक्टिस करने वाला एक आइस मार्शल आर्टिस्ट एक दिन कई दिनों के लिए दूसरी जगहों पर पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में बहुत ज्यादा ठंडी मीन बर्फ जैसे योद्धाओं की खेती के लिए एक कुदरती खजाना है। बेशक यहाँ ग्रुप बनाने वाले ज्यादातर लोग मार्शल आर्टिस्ट हैं जो बर्फ और बर्फ के साथ प्रैक्टिस करते हैं। इस समय जियाओ यी और दोनों को सराय मिल गई और वे वहीं रहने लगे। सराय का खर्च बहुत ज्यादा है, एक रात का खर्च 1 लाख टेल है। बहुत ज्यादा ठंडी जगह पर योद्धाओं के आराम करने की अकेली जगह होने के नाते हर शहर में खर्च कम नहीं है। और इस ज्यादा खर्च के बावजूद शहर ने योद्धाओं को जो दिया वह बिल्कुल सुरक्षित था। आखिर शहर को यहाँ के सांप्रदायिक ताकतों ने बनाया था और मिलिट्री पावर को अभी भी सुरक्षा मिली हुई है। हालांकि बहुत ठंडी जमीन पर राक्षस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन कभी ऐसी स्थिति नहीं आई जिससे शहर टूट सके। योद्धा सुरक्षित माहौल में आराम कर सकता है और सुरक्षित रूप से प्रैक्टिस कर सकता है, जिसकी कीमत 1 लाख टेल है। इसके अलावा अगर हम कहें कि बहुत ठंडी जमीन बर्फ वाले मार्शल आर्टिस्ट के लिए खेती का खजाना है, तो कभी न सोने वाला शहर यहाँ के खजानों में से एक है। एवरनाइट शहर के नीचे बर्फ की नसों वाली एक छोटी सी जमीन है। बर्फ की नसों वाली तथाकथित जमीन वह जगह है जहां बर्फ का मज्जा बन सकता है। अगर यह कहा जाए कि बहुत ठंडी मीन में बहुत ज्यादा बर्फ वाला स्वर्ग और धरती का और मार्शल आर्टिस्ट की खेती की स्पीड को कई गुना बढ़ा सकता है, तो बर्फ के मज्जा का होना इस स्पीड को कई गुना बढ़ा देगा। 8 गुना से 10 गुना तक जोड़े, जो काफी यहाँ तक की कमाल की स्पीड है। इस समय सराय के कमरे में आत्माओं का जमावड़ा था जहां जियाओ यी था। एवरनाइट सिटी में सराय, रेस्टोरेंट वगैरह एवरनाइट आइस पैलेस जैसी सांप्रदायिक ताकतों की प्रॉपर्टी है। स्पिरिट गैदरिंग एरे भी एवरनाइट आइस पैलेस ने बनाया है। मार्शल आर्टिस्ट इसे प्रैक्टिस शुरू करने के लिए कहता है।
जियाओ यी ने इसे आजमाया और पक्का बर्फ का बढ़ता हुआ एट्रीब्यूट वाला ऑरा लगातार जमावड़े के फॉर्मेट से निकल रहा था। चालू। फिर जियाओ यी ने इसे जल्दी से एब्जॉर्ब कर लिया। जब इन स्पिरिट आर्टिफैक्ट्स को शरीर में अंदर लिया गया तो जियाओ यी का चेहरा अचानक खुश हो गया। कल्टीवेशन की स्पीड सच में 8 गुना तक पहुंच जाती है। और यहाँ आइस एट्रीब्यूट मैजिक वेपन बहुत प्योर है। यह सो कॉल्ड प्योरनेस नॉर्मल आइस एट्रीब्यूट ऑरा से ज्यादा क्वालिटी को बताती है। जियाओ यी ने इसे अपने शरीर में खींच लिया और एक वाइटल फोर्स में बदलने के बाद वह लगातार आइसबर्ग से बह रहा था, लगातार बिंगलुआन तलवार द्वारा एब्जॉर्ब हो रहा था। पहाड़ों में सो कॉल्ड नो ईयर्स, आपको पता नहीं होता कि कब प्रैक्टिस करनी है। कल्टीवेशन की इतनी तेज स्पीड से समय धीरे धीरे 1 महीने से ज्यादा बीत गया। आइस एज कॉन्फ्रेंस सिर्फ 1 दिन बाकी रहते शुरू हुई। जियाओ यी प्रैक्टिस से उठा, उसकी आंखों से रोशनी की एक चमक निकली। उसने सराय में पहले ही कई मिलियन टैल दे दिए थे, साथ ही बाई बिंगक्स्यू का हिस्सा लगभग 8 मिलियन टैल। 1 महीने से ज्यादा समय से उसकी साधना कभी नहीं रुकी। हालांकि साधना का आधार ज्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन ज्यादातर ताकत बिंगलुआन तलवार ने ले ली। हालांकि यह साफ है कि आइसबर्ग के नीचे गैस वाली एलिमेंटल फोर्स और शरीर में गैस स्प्रिंग में आग का समुद्र धीरे धीरे लिक्विड होने के संकेत दिखाने लगा है। अनुमान है कि तियान्युआन को तोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ची। जियाओ यी ने दरवाजा खोला और कल आइस फेट कन्वेंशन था और उसने और प्रैक्टिस करने का प्लान नहीं बनाया था। इत्तेफाक से उसी समय सामने वाले कमरे का दरवाजा भी खुल गया। बाई बिंगक्स्यू धीरे धीरे कमरे से बाहर चली गई। क्या इत्तेफाक है, बाई बिंगक्स्यू ठंडी मुस्कान के साथ बोली। जियाओ यी ने सिर हिलाया। कल आइस फेट कन्वेंशन होगा। मैं 1 महीने से ज्यादा समय से एवरनाइट में आया हूँ। मैंने यहाँ का नजारा कभी नहीं देखा। क्या तुम देखना चाहोगे, बाई बिंगक्स्यू ने पूछा। जियाओ यी ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, नहीं, मैं घूमने, अपनी मसल्स को आराम देने और प्रैक्टिस जारी रखने के लिए वापस आने का प्लान बना रहा हूँ। असल में जियाओ यी भी इस शहर के अनोखे नजारे देखने का प्लान बना रहा है जो कभी नहीं सोता। हालांकि वह अकेले रहना पसंद करता है। यह तुम पर है, बाई बिंगक्स्यू ने ठंडे स्वर में जवाब दिया और अकेले चली गई। वह शहर जो कभी नहीं सोता, शहर की दीवार के ऊपर। जियाओ यी दीवार से टिककर गहरी नींद सो गया। यह उस शहर की सबसे ऊंची जगह है जो कभी नहीं सोता और आसमान के सबसे करीब की जगह है। यह ऑरोरा के सबसे करीब की जगह भी है। चारों ओर से घिरा ऑरोरा नीचे चमक रहा है, उसमें नहा रहा है, जिससे लोगों को गर्मी महसूस हो रही है। इस बहुत ठंडी जगह के बर्फीले माहौल में इस तरह का गर्म एहसास बहुत कम और बहुत आरामदायक होता है। शहर के कई योद्धा ऑरोरा की सुंदरता की तारीफ करने और इस आराम के एहसास का आनंद लेने के लिए यहाँ आना पसंद करते हैं। जियाओ यी भी अपने आप यहाँ आया था। यह आसपास के दूसरे योद्धाओं के आनंद और आराम की तुलना में बस एक जैसा है। उसका चेहरा उलझन से भरा है। उसे अकेले रहना पसंद है, लेकिन उसे अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे लगता है कि अकेले रहना बहुत शांत है और वह अपने ही मन में खोया रह सकता है। बस जब भी वह इस तरह के अकेलेपन में होता था और वह साधना की हालत में नहीं होता था तो वह पिछली सारी बातें सोचे बिना नहीं रह पाता था। वह हमेशा उस इंसान के बारे में सोचता था, हमेशा उसे ढूंढने का इंतजार करता था, लेकिन वह उसे ढूंढ नहीं पा रहा था, बिना किसी सुराग के भी। उसके हाथ में एक टोकन था, टोकन सफेद था और पीछे होली मून लिखा था। उसके हाथ बहुत जोर से दबाए गए थे, भले ही दबाने में दर्द हो रहा था, उसे पता नहीं चला। अपनी अभी की ताकत से, अपनी पूरी ताकत के बावजूद वह इस निशानी को हिला नहीं सका। लड़की, तुम कहाँ हो? जियाओ यी ने आसमान की तरफ देखा, ऑरोरा के आखिर में। ठीक इसी समय, ज्यादा दूर नहीं, एक बहुत जोरदार झगड़ा हुआ। हन जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई और आंखें सिकोड़ लीं। दूर बाई बिंगक्स्यू भी ऑरोरा का मजा ले रही थी। बस बात यह है कि इस समय मेरी कुछ लोगों के ग्रुप से बहस हो रही है। उसके कॉस्ट्यूम से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह असल में स्नो नाइफ गेट में